हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुकोशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था एचटेट पीजीटी कॉमर्स का 2023 में अभी दिसंबर में कंडक्ट हुआ था। उस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन, उसके अंदर जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो पिछले साल 2022 में जो पेपर हुआ था उसको भी हमने सॉल्यूशन करवाया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ तो मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम बात ज़्यादातर रीड करेंगे वो इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। बाकी हिंदी में भी मैं बताती चलूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंक्लूड्स, यानी कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, शामिल होता है। ऑप्शन नंबर 1 है पेटेंट्स, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, या फिर ये सारी चीज़ें। ऑल ऑप्शंस आर राइट। तो अब देखो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी कि जो कोई इंटेलेक्चुअल काम करने पे या कोई इंटेलेक्चुअल कोई नई चीज़ की खोज करने पे वो हमारी एक तरह से मतलब नॉलेज के बेस पे जो एक प्रॉपर्टी एसेट क्रिएट होती है, उसके हमें जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं, वो उसके अंदर हमारे जो पेटेंट्स हैं, जहाँ पर हमने कोई रिसर्च वगैरह से कोई नई चीज़, कोई नया इनोवेशन किया है, उसके राइट्स होते हैं। ट्रेडमार्क है, यानी कि हमारा जो मार्क है, जो हमारा ब्रांड नेम है कोई प्रोडक्ट का या हमारी कंपनी का, उसको हमने रजिस्टर करवा रखा है तो वो ट्रेडमार्क होता है। और कॉपी राइट्स, यानी कि हमने किसी कोई चीज़ बनाई है, कोई बुक्स वगैरह किसी राइटर ने, तो उसमें उसने कॉपी राइट्स ले रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। फॉर क्रिएटिंग ए कंपनी वी यूज, ये टैली से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं, अब उस अंदर मतलब ये होता है, टैली के अंदर सबसे पहले एक कंपनी बनानी होती है, फिर उस कंपनी के अंदर कैसे अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्या शॉर्टकट लगती है? ऑल्ट F1, F3, F2 या फिर एस्केप की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, ऑल्ट F3। ऑल्ट F3 शॉर्टकट है जिसका यूज किया जाता है कंपनी क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इसके थ्रू कंपनी क्रिएट होती है। जैसे इसमें होता है ना कंप्यूटर में कि भाई इस F1 से ये होता है, F2 से ऐसे ही कंपनी को क्रिएट करने के लिए ऑल्ट F3 जो की है वो यूज की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेलुएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी कि जो बिजनेस हमारा इन्वायरमेंट है, वातावरण है जो हमारे बिजनेस का, उसके अंदर क्या करना, मॉनिटर करना, उसको देखना और उसको इवेलुएट करना कि वो उसमें अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं वो किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, इसको मॉनिटर करना और उसको इवेलुएट करना, यानी कि उसकी निगरानी रखना और उसका मूल्यांकन करना। ये जो है वो क्या होता है, इसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं? इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो अब देखो, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मॉनिटर की। मॉनिटरिंग करने का मतलब है हम उसको देख रहे हैं, उसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। और इवेलुएट करने का मतलब है हम उसको एक तरह से इवेलुएट मतलब उसका मूल्यांकन भी कर रहे हैं कि क्या इसके अंदर क्या चेंज हो रहे हैं, उसका किस वजह से हो रहे हैं, मतलब थोड़ा और डिटेल में चीज़ों को समझना इवेलुएटिंग में आ जाता है। तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला गया है एनालाइज और स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब है जस्ट हम उसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो मॉनिटरिंग का मतलब है स्कैनिंग इंक्लूड होगा। बात करें एनालाइज की, तो एनालाइज के मतलब एक हर एक कंपोनेंट को चेक कर रहे हैं हम। तो यानी कि हम उसको इवेलुएट कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। तो इवेलुएटिंग और एनालाइजिंग दोनों सिमिलर सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें बोली गई कि मॉनिटर भी और इवेलुएट भी। तो यानी कि ये तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस भी है और स्कैनिंग भी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है द सोशलाइजेशन स्टेज, कि जो सोशलाइजेशन स्टेज है वेयर इंडिविजुअल कन्फ्रंट द पॉसिबल डिक्टोमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। अब ये सवाल है हमारा HRM से रिलेटेड। HRM एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर किससे रिलेटेड है कि जब एक नया एम्प्लॉई जो है वो हमारे बिजनेस के अंदर आता है, जैसे पूरी प्रोसेस होती है ना कि एक नए एम्प्लॉई के आने के पहले उस एप्लीकेशन होती है, फिर रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर फाइनल उसका इंडक्शन या ओरिएंटेशन करवाया जाता है। तो ये उससे रिलेटेड प्रोसेस है कि सोशलाइजेशन की। जब वो एम्प्लॉई हमारे बिजनेस के अंदर आया तो उसकी जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस होगी कि वो पूरा अच्छे से तरह से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, ओरिएंट करवाया जाएगा बिजनेस की प्रोसेस में। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टेज पूछी गई है। तो ये स्टेज होती है। अब देखो, इसमें इन्होंने बोला है कि
सोशलाइजेशन जो स्टेज है उसका वो स्टेप जहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो कन्फ्रंट करता है पॉसिबल डिक्टोमी, यानी कि वो एक डिक्टोमी, एक उसकी ऐसी सिचुएशन बनती है। डिक्टोमी का मतलब है वो दिमाग में कुछ और सोच के आया होता है कि भाई मैं यहाँ पर ऐसे बिजनेस में जाऊँगा तो ऐसा ऐसा होगा, और उस मतलब उन्हें कुछ एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग से बनाई हुई होती है और रियलिटी कुछ और होती है। तो वो जो उस कि जो उसने दिमाग में सोचा था, जो एक्सपेक्टेशंस बनाई थी और जो रियलिटी एक्चुअल में वो देखता है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बिजनेस के जहाँ पर वो आता है सबसे पहले काम करने के लिए, तो उस वो जो चीज़ें हैं जहाँ पर उसे पता चलता है कि तेरी एक्सपेक्टेशंस ये थी और एक्चुअल में रियलिटी ये है। तो ये कब होता है, कौन सी स्टेज पे होता है? मेटामॉर्फोसिस पे, एनकाउंटर पे, या प्री अराइवल पे, या फिर ओरिएंटेशन पे? तो अब देखो, हम प्री अराइवल स्टेज यानी कि आने से थोड़ा पहले कि उसको बताया जाएगा। ओरिएंटेशन ही ये ओरिएंटेशन मतलब इन तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी ओरिएंटेशन में, क्योंकि ये ओरिएंटेशन की प्रोसेस है। एनकाउंटर आता है जहाँ पर वो एक्चुअल में देखता है रियलिटी को और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फिर रिलेट करता है कि मैंने क्या सोचा था, एक्सपेक्ट किया था और एक्चुअल में क्या है, तो वो होती है इनकाउंटर स्टेज। तो यहाँ पर सवाल में हमें यही पूछा गया है कि जहाँ पर वो कन्फ्रंट करता है अपनी जो डिक्टोमी, जो उसकी एक द्विधा या डबल जो सिचुएशन उसकी बनी हुई थी, मतलब एक्सपेक्टेशन की और एक रियलिटी की, उसको फेस करता है, कन्फ्रंट करता है, वो होती है एनकाउंटर स्टेज। ये थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर बात करें एचटेट के हिसाब से, नेट में तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 95। एक मिनट। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीडर। यहाँ पर हमें पूछी गई है लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और कौन सा लीडर? क्रिस्मेटिक लीडरशिप, यानी कि जो क्रिस्मेटिक लीडर होता है उसकी इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सबसे पहला है विजन एंड आर्टिकुलेशन। अब देखो थोड़ा सा मतलब समझें, अगर क्रिस्मेटिक जो नेता होता है या लीडर होता है उसकी, तो क्रिस्मेटिक का मतलब थोड़े एक्सट्रीम वाली सी उसके अंदर चीज़ें हैं। एक्सट्रीम वाली इन द सेंस मतलब कोई नया एक ऐसी उस पर्सन के, उस लीडर के अंदर फीचर्स हैं कि वो अलग से ही लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, ऐसी वाली सिचुएशन है। यानी कि कुछ नया, कुछ इनोवेटिव सा तरीका है उसका लीडरशिप करने का, वो होता है क्रिस्मेटिक लीडर। तो यहाँ पर बात है ऑप्शन नंबर 1 में विजन एंड आर्टिकुलेशन, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर विजन होता है, एक अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है पर्सनल रिस्क की, वो पर्सनल रिस्क भी ले सकता है। देन है सेंसिटिविटी टू फॉलोवर नीड्स की, जो उसके फॉलोवर हैं उनकी ज़रूरतों के प्रति वो सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। या फिर है कन्वेंशनल बिहेवियर। कन्वेंशनल का मतलब है परंपरागत, पुराना जो थोड़ा विचारधारा है उस तरीके से बिहेव करना। तो अब देखो यहाँ पर है क्रिस्मेटिक लीडर, एक चमत्कारी टाइप सा क्रिस्मेटिक सा लीडर है। वो नई चीज़ों में, इनोवेटिव चीज़ों को, इनोवेटिव तरीकों को, अब जो लीडर्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनकी ज़रूरतों को प्रॉपरली एक तरह से कंसीडर कर रहा है, पर्सनल रिस्क ले रहा है, वो होता है क्रिस्मेटिक लीडर। तो कन्वेंशनल जो पुरानी वाली जो बिहेवियर है वो तो नहीं होगा ऐसे लीडर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि क्रिस्मेटिक लीडर के अंदर ये वर्टिकुलर जो करैक्टरिस्टिक्स है वो नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, की जो कंज्यूमर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर, कि जो देखो जो कंज्यूमर एक्ट है उसके अंदर 3 टायर एक सिस्टम बताया गया है, जुडिशरी सिस्टम बताया गया है, या जो भी कंप्लेन वगैरह का सिस्टम। सबसे पहले होता है डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, जो जिला स्तर पर है, उसके अंदर एक लेडी सोशल वर्कर जो है वो होनी चाहिए, यानी कि उसके मेंबर्स में, उसके अध्यक्ष वगैरह में जो भी उसके मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक लेडी सोशल वर्कर, एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2, स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो बॉडी है उसके अंदर जो कमीशन है वो कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए वो पर्सन जो एक जज रह चुका है हाई कोर्ट का। ठीक है। फिर है ऑप्शन नंबर 3, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर, की जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है उसके अंदर 4 मेंबर्स जो है वो होने चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है नेशनल डिस्प्यूट रिड्रेसल। 1 मिनट। नेशनल डिस्प्यूट जो रिड्रेसल कमीशन है, यानी कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, यानी कि जो लास्ट जो हायर लेवल पे होता है वो, उसके अंदर शैल कंसिस्ट ए पर्सन हु और हैज़ बीन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुका है वो पर्सन उसका अध्यक्ष या उसका कमिश्नर होना चाहिए। तो
अब इनमें से हमसे पूछा गया है सवाल के अंदर कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है। तो देखो, जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होता है उसके अंदर एक लेडी सोशल वर्कर होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। बात करें स्टेट कमीशन की और नेशनल कमीशन की, तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं, इनके जो कमिश्नर्स होते हैं, वो जो स्टेट वाले हैं उनके तो हाई कोर्ट वाले जो जज हैं वो होने चाहिए, मतलब उस लेवल के होने चाहिए या वो रह चुके हो, और जो नेशनल लेवल है उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज रह चुके हैं उनके लेवल के होने चाहिए, मतलब वो होने चाहिए। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की कि डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म है उसके अंदर 4 मेंबर्स होने चाहिए, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, जो जिला स्तर है, उसमें ऐसी 4 की कोई लिमिट नहीं है, उसमें 2 की लिमिट है। बात करें स्टेट की और नेशनल की, तो इनमें लिमिट है कि 4 मेंबर्स होने चाहिए, तो इस तीसरे वाले में कोई लिमिट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सी एक लिमिटेशन या कमी बोल सकते हैं हम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की नहीं है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला है सिक्योरिटी प्रॉब्लम, कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ से पूछा गया है कि लिमिटेशन नहीं है, तो ये तो एक कमी है ना, लिमिटेशन नहीं है, हमसे ये पूछा गया है। यहाँ पर प्रॉब्लम है तो पहले सीधी सी बात है, कमी होगी कोई। नेक्स्ट है सिस्टम फेलवर, कि सिस्टम फेल हो सकता है, तो ये भी कमी है, हमें तो ऐसी चीज़ बतानी है जो कमी ना हो। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, कि जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, इसको करने वाले जो लोग हैं उनके को ट्रेनिंग देने की हाई कॉस्ट होती है, तो ये भी एक कमी है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग। अब देखो, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग मतलब कि जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी से बहुत उनमें कभी भी चेंज वगैरह करके चीज़ों को हम एडिट कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल जो है वो हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब ये देखो, ये एक अच्छी बात है, हमसे सवाल में पूछा भी यही गया था कि लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, तो बाकी सारे तो कमी बता रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, who can check the price fluctuation in the market by holding back the goods when prices fall and releasing the goods when prices rise। अब देखो, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि जब एक मतलब कौन ऐसा पर्सन है इन पर्टिकुलर ऑप्शंस में से जो कीमत कम होने पर, यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी कीमत गिरने पर जो सामान है उसको रोककर, यानी कि अब देखो प्राइस कम है तो यानी कि कम सस्ते में बिकेगा, तो इसलिए उसको क्या करता है, उस सामान को रोक लेता है अपने पास, और कीमत के बढ़ने पर, यानी कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाए तब उस सामान को जारी करता है। तो ऐसा जो मतलब ये जो पर्टिकुलर काम है वो कौन कर सकता है, होलसेलर कर सकता है, एजेंट्स कर सकते हैं, रिटेलर कर सकते हैं, या मर्केंटाइल एजेंट्स कर सकते हैं। अब देखो, वैसे तो मतलब कोई इतना वो पर्टिकुलर नहीं है कि रिटेलर्स वगैरह इतने नहीं करते, एजेंट तो फिर भी कर सकते हैं। लेकिन बात करें होलसेलर की, जो होलसेलर है जो बड़ी लार्ज अमाउंट में, बड़ी अमाउंट में वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है, मतलब वस्तुएं खरीदता है, तो अब ये जो होलसेलर है ये ऐसा कर सकता है कि भाई अगर प्राइस सस्ता चल रहा है तो इसको अभी उस टाइम पे ना बेचे, उस सामान को अपने पास स्टॉक कर ले, क्योंकि होलसेलर बड़े कैपेसिटी होती है, अच्छे वेयर हाउस होते हैं उसके पास, ये स्टोर कर सकता है। लेकिन बात करें रिटेलर की, तो रिटेलर की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सामान खरीदा है उसको कई टाइम के लिए स्टोर करे ताकि कीमत बढ़ने का इंतजार करे, तो ऐसे इतना लेवल जो है वो रिटेलर का नहीं होता, तो होलसेलर कर सकता है। बात करें एजेंट्स की, तो ये एजेंट्स तो पर्टिकुलर एक मैन्युफैक्चरर के अंडर ज़्यादातर वर्क करते हैं, तो इनमें ये इतना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करते कि प्राइस को एक का बढ़ने के लिए इसका इंतज़ार करें, फिर प्राइस बढ़ेगा तब सामान को बेचें, क्योंकि इनके पास इतना स्टोरेज वगैरह वाली कैपेसिटी इनके पास भी नहीं होती है, जस्ट एजेंट के तरीके से वर्क करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है होलसेलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, ए कंडीशन इन विच इंफॉर्मेशन इनफ्लो एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स प्रोसेसिंग कैपेसिटी, यानी कि एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, सूचना जो है उसका इनफ्लो, यानी कि उसका एक तरह से सूचना का प्रवाह जो है वो एक्सीड कर जाए एक इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी से, कि एक इंडिविजुअल इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस ही नहीं कर सकता, उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि भाई वो अनौपचारिक संदेश वाहन है,
ये संचार है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अब देखो एक कैपेसिटी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाना यानी कि ओवरलोड हो गया इन्फॉर्मेशन का, तो ऑप्शन नंबर 4 सीधा सीधा दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट टेक्स ए लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट्स। कि ऐसी बात या विचारधारा जो है वो किस पर्टिकुलर कंसेप्ट की होती है जहाँ पर कि जो कस्टमर है वो उस मतलब ये सोचा जाता है कि जो कस्टमर है वो सामान तब तक नहीं खरीदेगा जब तक जो फर्म है, जो कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को एक बड़े स्केल के ऊपर उनकी सेलिंग और प्रमोशन जो है वो नहीं करेगी, तब तक कस्टमर अपने आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो ये आइडिया, ये जो सोच, ये विचार जो है वो कौन से कंसेप्ट में होता है? सेलिंग कंसेप्ट में, प्रोडक्ट कंसेप्ट में, प्रमोशन में, या फिर सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट में। अब देखो हम मार्केटिंग के अंदर अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले एक प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है, सेलिंग कंसेप्ट होता है, ऐसे मार्केटिंग कंसेप्ट होता है और एक सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट होता है। इस तरह अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं कंसेप्टों के बारे में पूछा गया है कि जहाँ वो कंसेप्ट कौन सा होता है जहाँ पर एक फर्म ये सोच के चलती है कि जब तक वो प्रमोशन और सेलिंग एफर्ट नहीं करेगी बड़े स्केल पर, तब तक उस कस्टमर उनके सामान को नहीं खरीदेगा। तो ये होता है हमारे सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। सेलिंग कंसेप्ट के अंदर ही वो ये अज्यूम करते हैं कि जब तक हम प्रमोशन नहीं करेंगे, लार्ज स्केल पर एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, हमारे सामान नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रोडक्ट कंसेप्ट की, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में फोकस किया जाता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कि हमने हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा बनाना है। प्रमोशन कंसेप्ट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। सोसाइटियल मार्केटिंग जहाँ पर कि हमें कस्टमर के साथ साथ, कस्टमर की ज़रूरतों के साथ साथ समाज, जो सोशल वेलफेयर है कस्टमर का, उसको भी ध्यान में रखना, ये होता है सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। एक मिनट। The idea that a subordinate should have only one supervisor to whom he or she is directly responsible, यानी कि वो आइडिया जहाँ पर ये माना जाता है कि एक सुबॉर्डिनेट जो है उसके ऊपर एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए, यानी कि एक ही बॉस होना चाहिए। अगर एक बंदा है उसके ऊपर उसको ऑर्डर देने के लिए एक ही बॉस या सुपीरियर होना चाहिए। तो ये किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल में बोला गया है? यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेडीनेस टू फॉलोवर्स या फिर सुपरविजन। तो ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर, जहाँ पर जो कमांड है वो सिर्फ एक ही हेड से मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को 2 लोग आदेश दे रहे हैं तो वो अच्छे से आदेश का पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो हमारे 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उसके अंदर एक ये भी प्रिंसिपल है कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, यानी कि जो कमांड है वो एक ही पर्टिकुलर बॉस से मिलनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जहाँ पर कि एक जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस के अंदर, उनका हेड एक ही बंदा होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज इन विच ए प्रोडक्ट सेल स्टार्ट क्लिम्बिंग क्विकली। अब देखो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसके अंदर अलग अलग स्टेज होती हैं। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर ग्रोथ स्टेज होती है, फिर मैच्योरिटी और फिर डिक्लाइन। ये 4 बेसिकली मेन स्टेज होती हैं एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, कि प्रोडक्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है। तो इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स बहुत जल्दी से उसकी बिक्री जो है वो बढ़ती है, यानी कि उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होती है, तो वो कौन सी स्टेज होती है? तो देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में तो शुरू में उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते भी नहीं है, तो सेल ज़्यादा बढ़ने की कोई बात मतलब सिस्टम बनता नहीं है। बात करें ग्रोथ स्टेज की, तो ग्रोथ स्टेज यानी कि अब सब लोगों को पता चल गया, अवेयर हो गए इंट्रोडक्शन स्टेज में उसके बारे में, तो अब उसकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, तो वो होती है ग्रोथ स्टेज। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। What right does a consumer have against unfair trade practice and exploitation? एक कस्टमर के पास क्या अधिकार होता है किसके खिलाफ उसके साथ जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, यानी कि जो भी गलत उसके साथ अनुचित जो व्यापार के अंदर व्यवहार हो रहा है या उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज़
के खिलाफ उसके पास क्या अधिकार होता है, इन्फॉर्मेशन का, इक्वालिटी का, रिड्रेशल को सीख करने का, या नन ऑफ दीज। तो अब देखो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गलत उसकी चीज़ें हो रही हैं, तो यानी कि उसको न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय मिलना चाहिए तो मतलब उसको अपनी जो भी प्रॉब्लम समस्या है उसके रिड्रेशल का अधिकार होता है। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेशल। इन्फॉर्मेशन का मतलब वो जानकारी लेने का अधिकार है कि भाई कोई भी सामान खरीद रहा है तो उसके बारे में उसको प्रॉपर अवेयर किया जाए। इक्वालिटी का मतलब है कि बराबर समानता उसको दी जाए। वैसे ये इक्वालिटी का अधिकार नहीं होता। हमारे जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 अधिकार हैं वो दिए गए हैं, जिसमें इक्वालिटी नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन और सीक्रेट रेशल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। ए स्मॉल कोर ऑर्गेनाइजेशन दैट आउटसोर्स मेजर बिजनेस फंक्शंस, यानी कि एक छोटा बिजनेस कोर ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादातर अपना जो फंक्शंस है, बिजनेस के जो काम है वो आउटसोर्स करता है। आउटसोर्स का मतलब है बाहर से लेता है, यानी कि कोई भी काम है अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, किसी एक कंपनी से वो करवा लिया, दूसरी से वो करवा लिया, तीसरी से वो करवा लिया, यानी कि जो ज़्यादातर अपने जो मेजर बिजनेस के फंक्शंस है उसको आउटसोर्स करता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, लर्नर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सिंपल साधारण ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखो, यानी कि अब एक कोई बिजनेस है वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो बाहर से करवा रहा है, तो यानी कि वो एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिजिकली मतलब उसको ऑफिस वगैरह बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरीके से सारे काम फंक्शन जो है वो बाहर वालों से करवा रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहाँ पर ज़्यादातर जो काम है वो आउटसोर्स बाहर वालों से करवाए जाते हैं, उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। ये है अकाउंट से रिलेटेड शायद क्वेश्चन, हाँ अकाउंट से रिलेटेड। एक्स लिमिटेड परचेज ए मशीन। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी, कितने की खरीदी? 2,88,000 की, इन ल्यू ऑफ इशूड, यानी कि अब इस 2,88,000 के बदले में उन्होंने क्या किया? उन्होंने डिबेंचर्स इशू कर दिए। कितने? 100 रुपये का एक है और 4% डिस्काउंट के ऊपर। अब हमें बताना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, कितने एक्चुअल में उन्होंने नंबर वो किए, मतलब नंबर कितने थे डिबेंचर्स के। 100 रुपये का एक डिबेंचर था तो कितने डिबेंचर्स बने? अब देखो 4% डिस्काउंट दी है और 2,88,000 का उन्होंने सामान दिया है, तो पैसे तो एक तरह से हमें इतने ही मिले। तो इन पैसों के हिसाब से उनको 100 रुपये का एक डिबेंचर दिया गया जिसमें 4% डिस्काउंट है। तो एक्चुअल में हमें प्राइस कितने का मिला होगा? 100 में से 4 माइनस करेंगे, 100 का 4% 4, तो बचे कितने? 96। तो ये जो 96 है, 96 के हिसाब से हमें पैसे मिले होंगे। कितने डिबेंचर्स पे मिले होंगे, मतलब कितने पैसे हैं? 2,88,000। तो जब इस 2,88,000 को 96 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 12 6 3 18 3, हाँ तो आ जाएगा हमारा 3,000। तो 3,000 जो है वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर यही केस में प्रीमियम होता तो क्या करते? मान लो 4% प्रीमियम है, तो इसको हम कैसे निकालते? इसको हम निकालते हैं ऐसे, 100 में 4 जोड़ देते क्योंकि प्रीमियम में तो एक्स्ट्रा मिले होंगे, तो 104 के हिसाब से 2,88,000 को फिर ऐसे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीमियम का निकालते हैं। डिस्काउंट है तो उसको घटा के डिवाइड करेंगे तब आएंगे नंबर। ऐसे शेयर भी दे सकते हैं, डिवेंचर भी दे सकते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 106। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इनमें से कौन सी बैरियर या एक तरह से बोल सकते हैं बाधा नहीं है इफेक्टिव प्रभावपूर्ण अगर संचार या कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके अंदर? सबसे पहला है फिल्टरिंग, देन है सेलेक्टिव परसेप्शन, इंटरेस्ट लेवल, या फिर इमोशन। अब देखो बैरियर का मतलब है कि एक बंदा दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर रहा है, अपना संदेश भेज रहा है, तो उस कम्युनिकेशन वो अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से हो, उसके लिए उसके बीच में क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक बैरियर नहीं है। तो सबसे पहला है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होता है? फिल्टरिंग का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जैक्ट जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसी ना भेज के उसको फिल्टर कर दिया, उस इन्फॉर्मेशन को बदल दिया, चेंज कर दिया। तो चेंज कर दिया तो कम्युनिकेशन अच्छे से प्रभावी कम्युनिकेशन नहीं होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो ये तो एक बैरियर है। बात करें ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है एक अपने दिमाग में एक विचारधारा बना रखी है कि ये चीज़ ऐसे होती है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन। तो अब अगर जो मैसेज भेजने वाला है उसने एक मैसेज भेजा, ये जो रिसीव करने वाला है इसकी अलग से ही पर्टिकुलर विचारधारा बनी हुई है, तो ये इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपर जिस तरीके से इस बंदे ने भेजी है उस तरीके से उसको समझ नहीं पाएगा, तो ये भी एक बैरियर होती है सेलेक्टिव परसेप्शन की।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट लेवल। इंटरेस्ट लेवल का मतलब है कि भाई किसी का किस चीज़ का क्या इंटरेस्ट है, उस कोई पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं। तो ये कोई पर्टिकुलर बैरियर नहीं होती कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट लेवल का क्या है, उससे कम्युनिकेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है उनके पर्सनल चॉइस पे कि किसको क्या चीज़ मतलब किसका किसी चीज़ में कितना इंटरेस्ट है या नहीं। ये बैरियर की तरह एक तरह से काम नहीं करती। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशंस का मतलब है कि जब ये संदेश भेज रहा है ए पर्सन बी को, तो ये किस तरह के इमोशन में है, मतलब ये नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा खुशी में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसके इमोशंस कैसे हैं, उस चीज़ से का फ़र्क पड़ेगा इसने ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी है उसके ऊपर समझने में। अब एक कोई बंदा पहले से ही बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो वो उसको प्रॉपर उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएगा जितना वो एक नॉर्मल अगर कंडीशन में होता तो एनालाइज कर पाता। तो इमोशंस जो हैं वो भी एक बैरियर क्रिएट करते हैं। तो फिल्टरिंग भी बैरियर है, सेलेक्टिव परसेप्शन भी बैरियर है और इमोशन भी बैरियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। टू मेक अदर्स बिहेव इन ए वे विच दे वुड नॉट हैव बिहेव्ड अदरवाइज, यानी कि दूसरों से ऐसा व्यवहार करवाना जैसा वे करना नहीं चाहते या अन्यथा नहीं करते। तो एक तरह से कई थोड़ा जोर दिया जा रहा है किसी के ऊपर कि भाई उसको ये पर्टिकुलर बिहेवियर करना है, जबकि वो एक्चुअल में नॉर्मल अगर कंडीशन होती तो वो वैसा व्यवहार करना नहीं चाहते। तो ये किस पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर रहा है, नीड ऑफ एफिलिएशन को, नीड ऑफ अचीवमेंट को, नीड ऑफ पावर को या नीड ऑफ एसोसिएशन को। तो अब देखो फोर्स किया जा, मतलब एक तरह से थोड़ा सा फोर्स ही हो गया ये कि अगर नॉर्मल कंडीशन में वो उसको नहीं करता बट अब वो उसको करना मतलब उसको दूसरों से ऐसा व्यवहार करवाया जा रहा है। तो ऐसा तो कोई हायर लेवल पे या जिसके पास थोड़ी बहुत पावर है वहीं करवा सकता है कि उन लोगों से, दूसरे लोगों से ऐसा बिहेवियर या व्यवहार, उनसे ऐसा काम करवाना जो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते। तो ये है नीड ऑफ पावर। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। यहाँ पर हमसे एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि एमएसएमई के बारे में कंसीडर करो कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है या गलत। हाँ सही है, ये बताने हैं, सही वाले बताने हैं। तो सबसे पहले ए ऑप्शन है, दिस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया, कि जो एमएसएमई जो सेक्टर है वो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का रिसोर्स है, मतलब एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हमारे देश के अंदर। नेक्स्ट है, इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़ी इंडस्ट्री है एमएसएमई मतलब माइक्रो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो, और ये एमएसएमई जो है वो एक अगर हम इनका कंपैरिजन करें लार्ज जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ जो, तो जो लार्ज इंडस्ट्री में जो पैसा लगाया हुआ है उस कैपिटल के हिसाब से वो जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, और जो एमएसएमईज हैं इनके अंदर जो पैसा, इनके अंदर जो कैपिटल लगाई गई है और उस कैपिटल के हिसाब से ये जो जितने लोगों को रोजगार दे रही है, तो वो एमएसएमईज का ज़्यादा है और लार्ज का कम है। यानी कि मान लो 10 करोड़ कैपिटल लगाई गई है लार्ज इंडस्ट्रीज में और मान लो 5 करोड़ लगाई गई है एमएसएमईज में, तो ये 5 करोड़ वाले जो हैं ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं अगर हम पर के हिसाब से, मतलब 5 करोड़ को जितने भी ये लोगों को वो दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं उस नंबर से डिवाइड करें, तो वो जो पर पर्सन आता है ना, पर पर्सन कैपिटल जो है इन्वेस्टेड है वो इनकी ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और ये कम को दे रहे हैं। तो अब देखो अगर ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है यानी कि सबसे ज़्यादा रोजगार देते हैं, तो ये वाली चीज़ भी सही होगी कि भाई कैपिटल, क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो एमएसएमई उनमें तो कम कैपिटल रिक्वायर्ड होती है और ये एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करती है। तो इसलिए जो पर यूनिट कैपिटल इन्वेस्टेड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मामले में वो ज़्यादा है एमएसएमईज की। ऑप्शन नंबर 3 है, दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट फॉर 45% ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट इन द कंट्री, कि ये जो एमएसएमई है वो 45% इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो इनके अंदर आती है एमएसएमईज के अंदर। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई थिंक थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि 45% एमएसएमईज में ऐसा नहीं आता, कम आता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है मतलब एमएसएमईज का कि वो उनकी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो 45% पूरी इंडस्ट्रीज़ को कवर करें। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही है, सी जो है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। The mental ability of
ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है ना, ये हिंदी वाला पढ़ लेते हैं। देखो, जटिल परिस्थितियों का विश्लेषण एवं निदान करने की मानसिक अक्षमता कहलाती है, यानी कि मेंटल एबिलिटी एनालाइज करने की और डायग्नोज करने की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कौन सी स्किल बोलते हैं? मानव स्किल यानी कि ह्यूमन स्किल, टेक्निकल अगर नॉलेज है, या फिर कॉम्प्लेक्स जटिल कौशल है वो, या फिर कंसेप्चुअल या वैचारिक कौशल, इसको हम बोल सकते हैं। तो अब देखो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उस कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसको एनालाइज करके, उसको डायग्नोज करके, उसको इजीली समझने की जो मेंटल एबिलिटी है, जो एक मानसिक अक्षमता है, वो कौन सी स्किल होती है? तो ये जो स्किल होती है, ये होती है हमारी कंसेप्चुअल स्किल या वैचारिक कौशल। अब ये वैचारिक या कंसेप्चुअल स्किल क्या होती है? नॉर्मली हम मैनेजमेंट में 3 तरह की स्किल्स डिस्कस करते हैं। एक होती है ह्यूमन स्किल, एक होती है टेक्निकल स्किल, और एक होती है कंसेप्चुअल स्किल। अब देखो, टेक्निकल स्किल का मतलब है कि टेक्निकली कोई काम करना आता है या नहीं। जैसे कि जो हमारे वो होते हैं इंजीनियर वगैरह, उनको टेक्निकली नॉलेज होती है, टेक्निकली कि पर्टिकुलर एक फील्ड के बारे में वो जो नॉलेज है वो टेक्निकल नॉलेज है उनको, जो भी मतलब ये उसको टेक्निकल स्किल बोलेंगे। ह्यूमन स्किल का मतलब है कि आप ह्यूमन के साथ कैसे बिहेवियर कर रहे हो, आप ह्यूमन को कैसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो, कैसे आपको पता होना, मतलब पता है कि ये कैसे ह्यूमन्स के साथ ट्रीट करते हैं, उनसे कैसे अच्छे से काम करवाते हैं, तो वो होती है ह्यूमन स्किल्स। एक होती है कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल का मतलब है कि आप जो है वो जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल जो इंफॉर्मेशन है या कोई भी स्थिति है, कोई कंडीशन है, उसको इजीली समझ सकते हो, उसको एनालाइज करके उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ सकते हो, तो आपके पास कंसेप्चुअल स्किल है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मेंटल एबिलिटी एनालाइज करने की और डायग्नोज करने की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, तो ये होती है हमारी कंसेप्चुअल स्किल। जो अब ये ऐसे भी होता है कि जो ह्यूमन स्किल है वो होती है ज़्यादा, जो लेवल 3 लेवल होते हैं ना मैनेजमेंट में, एक अपर लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। तो जो लोअर लेवल है उनके पास टेक्निकल स्किल ज़्यादा होती है, और जो मिडिल लेवल है उसके पास मतलब तीनों ही ज़्यादा होती है, बट ऐसे इसको बोल सकते हैं ह्यूमन स्किल थोड़ी सी ज़्यादा होती है बाकी इन चीज़ों की। और जो अपर लेवल है उनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स जो है, यानी कि जो दिमाग मेंटल वाली है, जो एबिलिटी वाली जो स्किल है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट में कि किस लेवल के मैनेजर्स के पास कैसी स्किल जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। In which year Taylor wrote the book The Principle of Scientific Management? यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक है वो टेलर ने कब लिखी थी? तो सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये लिखी थी 1911 में, 1911 में, ठीक है, 1911 में टेलर ने बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर उसने पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल, उसकी टेक्निक्स वगैरह सारी चीज़ें दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111। लीडर हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेबलाइज्ड गोल्स बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। यानी कि ऐसा लीडर जो गाइड करता है, मोटिवेट करता है अपने फॉलोवर्स को, किस लिए? इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेबलाइज्ड गोल, यानी कि जो गोल्स पहले से स्टेबलाइज की गए हैं उन गोल को वो क्लैरिफाई करता है, और उनकी जो मतलब काम है, रोल है और टास्क रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रॉपरली समझाता है, उनको क्लैरिफाई करता है, ताकि वो अपने जो लक्ष्य हैं उनको आसानी से प्राप्त कर सके, यानी कि उनको एक मार्गदर्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ऐसा जो लीडर है वो, उस लीडर को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, सिचुएशनल या ऑथेंटिक? तो ये होते हैं हमारे ट्रांजैक्शनल लीडर। जो ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं वो क्लैरिफाई करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं अपने फॉलोवर्स को, ताकि वो अपने जो गोल्स हैं, अपने जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको अचीव कर सके। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। एन ऑर्गेनाइजेशन structure that creates dual line of authority and a combined functional and product department is, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहाँ पर दो डबल लाइन ड्यूअल अथॉरिटी है वो होती है, यानी कि यहाँ पर जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन के, इनको कंबाइन कर लिया जाता है, ये भी बनाया जाता है और ये भी बनाया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स, फंक्शन, मैट्रिक्स या फिर प्रोडक्शन। तो ये होते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जहाँ पर प्रोडक्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी, और जो
फंक्शनल है, यानी कि काम के आधार पर जो हमने एक ढांचा बनाया है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका, यानी कि अब काम के आधार पर बनाते हैं ना कि मार्केटिंग का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, फाइनेंस का काम फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, तो ये करते हैं हम फंक्शनल में। और प्रोडक्ट में कि भाई हम एक कंपनी 3 प्रोडक्ट बना रही है, तो एक प्रोडक्ट का अलग से सारा सिस्टम चलेगा, दूसरे प्रोडक्ट का अलग से चलेगा, ये होता है प्रोडक्ट। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये बन जाता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। When debentures are issued, when debentures are issued as a collateral security, interest is paid on। यानी कि जब हमने डिबेंचर्स को इशू किया है एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स जब हम कोई लोन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पर कुछ गिरवी वगैरह रखना होता है, तो वो होती है कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो जब हम डिबेंचर्स को एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी इशू करते हैं, उस पैसे के लिए इशू नहीं कर रहे, कोलेट्रल सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रखने के लिए जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, तो उनके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से लगेगा, या मतलब किस वैल्यू पे हम वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नॉमिनल वैल्यू है डिबेंचर्स की, उसके ऊपर चार्ज करेंगे, फेस वैल्यू पे चार्ज करेंगे, या डिस्काउंटेड वैल्यू पे चार्ज करेंगे, या फिर कोई भी इंटरेस्ट पे ही नहीं किया जाएगा। अब देखो, ये डिबेंचर्स हम कोलेट्रल सिक्योरिटी पे रख रहे हैं, इनका पर्पज क्या है? इनका पर्पज है कि अगर कंपनी फ्रॉड करती है, लोन जो उसने बैंक वगैरह से लोन लिया उसको नहीं चुका पाती है, तो वो इन डिबेंचर्स के हकदार हो जाएंगे और इनके थ्रू अपने जो लोन के पैसे हैं वो रिकवर कर लेंगे। इस पर्पज से देते हैं। इसका यहाँ पर कंपनी इन डिबेंचर्स के बदले में कोई पैसे लेती नहीं है उससे, उनसे बैंकों वाले से, तो इस पैसे नहीं लेती तो फिर क्या उनको इंटरेस्ट थोड़े ना देगी? अगर पैसे ही नहीं लिए उनसे लोन के फॉर्म में, मतलब डिबेंचर्स के लिए जो इशू करने के बदले में पैसे ही नहीं लिए, तो इस पर इंटरेस्ट की भी कोई पेमेंट नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ए सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट ए कैंडिडेट, यानी कि सिलेक्शन डिवाइस जहाँ पर हम इन डेप्थ यानी कि इन डिटेल बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है कैंडिडेट के बारे में लेना चाहते हैं या लेते हैं, वो कौन से टाइप का इंटरव्यू होता है या सिलेक्शन डिवाइस होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, स्ट्रेस इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू, या फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो देखो, बहुत डिटेल में हम इंफॉर्मेशन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो तो पूरा एक तरह से उसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे तो वो होगा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू, जहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली हम सारी उस पर्टिकुलर एक सेगमेंट एक कैंडिडेट के बारे में सारी डिटेल जानेंगे इन डेप्थ में, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू। स्ट्रेस इंटरव्यू का मतलब है कि हम स्ट्रेस लेवल चेक करें कैंडिडेट का, बिहेवियर उसका बिहेवियर देखें कि वो बिहेव कैसे करता है, उन चीज़ों की से रिलेटेड टेस्ट ले। पर्सनल इंटरव्यू नॉर्मल पर्सनल इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट है ओजीव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग ग्राफिकली द वट। अब देखो, जो ओजीव्स होते हैं, जो जाइव का वर्क या कर्व होते हैं, वो उसकी हेल्प से हम क्या लोकेट कर सकते हैं? मीन को, मोड को, मीडियन को, या नन ऑफ दीज को। तो ऐसे ये जो ओजाइव ऐसे कर्व बनते हैं ना, इनकी हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं मीडियन को। तो मीडियन जो है, क्योंकि मीडियन होती है बीच की वैल्यू, ठीक है, मतलब जो मिडल में आती है, बीच में आती है वो वैल्यू, तो मीडियन जो है उसको हम लोकेट कर सकते हैं ओजाइव्स की हेल्प से, ओजाइव जो कर्व होते हैं उनकी हेल्प से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। देखो, जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग के दो तरीके से मेथड होते हैं, एक होते हैं ऑफ द जॉब और एक होते हैं ऑन द जॉब। अब इनका क्या मतलब है? देखो, ऑफ द जॉब का मतलब है कि जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं वहां पर वो एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। ऑफ द जॉब यानी कि जॉब से अलग उसको कोई चीज़ सिखाई जा रही है, तो वो ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब होता है कि वो काम कर रहा है, एक्चुअल वाला जो काम है वो कर रहा है और साथ में सीख भी रहा है, ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड कौन सा है? नहीं है, मतलब ऑफ द जॉब नहीं है। ऑफ द जॉब नहीं है तो यानी कि ऑन द जॉब होगा। देखो, जॉब रोटेशन, जॉब रोटेशन का मतलब है कि एक बंदा ने एक पर्टिकुलर ए डिपार्टमेंट में काम किया, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में इन्हें काम करना आ गया, तो हमने इसको रोटेट कर दिया, दूसरे बी डिपार्टमेंट में भेज दिया इसको, तो यहाँ पर ये वाला काम भी सीख लिया इसने और अब वहाँ पर भी करता करता सीख रहा है। तो ये होता है जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन का मतलब वो जॉब पे रहकर ही चीज़ें अलग अलग तरीके के काम सीख रहा है। तो ये क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। हमसे पूछा था कि ऑफ द जॉब नहीं है, तो ये ऑफ द जॉब नहीं है, ऑन द जॉब है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट practice designed to serve the customer from order
थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर और मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो डिजाइन किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, किस लिए? सर्व करने के लिए कस्टमर्स को फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी आफ्टर सेल सर्विस, यानी कि कस्टमर से ऑर्डर मिलने से लेके उसको सामान पहुंचाने, उसके प्रॉपर डिलीवरी के बाद उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देने तक के जो भी काम होते हैं, उन काम को मैनेज करने के लिए, उनको प्रॉपरली सर्व करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिज़ाइन की गई है, वो उनको किस नाम से जानते हैं? ECRM, ERP या ई कॉमर्स या फिर ADI। अब देखो, हम इनके अंदर क्या कर रहे हैं? कस्टमर्स के साथ एक तरह से रिलेशन मैनेज कर रहे हैं। कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया उसको प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी देना, उसको सारी सर्विसेज देना, इन चीज़ों से रिलेटेड सॉफ्टवेयर। तो ये होता है ECRM। ECRM का मतलब इलेक्ट्रिकली हम जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके साथ रिलेशन जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो ECRM मतलब इलेक्ट्रिकली कंज्यूमर्स या कस्टमर्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ERP ये होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की, जो एंटरप्राइज उसके रिसोर्सेज को प्रॉपरली प्लान किया जाए इलेक्ट्रिकली सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ई कॉमर्स है ऑनलाइन बेचना खरीदना। EDI है एंटरप्राइज, ये होता है EDI डेकोरेट्स, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा EDI क्या होता है। एंटरप्राइज रिसोर्स, पता नहीं, कमेंट सेक्शन में आप बताना, ध्यान नहीं आ रहा EDI क्या होता है। चलो इस ऑप्शन का पर्टिकुलर जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ECRM। हाँ, ये EDI होता है इलेक्ट्रिकली डेटा इंटरचेंज, कि इलेक्ट्रिकली हम जो डेटा इन्फॉर्मेशन यानी कि जो बिल वगैरह हम कागज़ के फॉर्म में जो बिल वगैरह बनाते हैं उनको इलेक्ट्रिकली बनाया जाए, तो वो होता है इलेक्ट्रिकली डेटा इंटरचेंज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ड्राइव टू बिकम वट ए पर्सन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा ड्राइव जहाँ पर एक पर्सन जो है वो चीज़ बनना चाहता है जो वो कैपेबल है बनने के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ मोटिवेटिंग। तो यानी कि वो एक्चुअल एक वो चीज़ करना चाहता है, उसको वो प्रेरणा मिलती है कि वो जो भी कैपेबल है बनने के लिए, ठीक है, वो यानी कि जितनी भी उसकी कैपेसिटी है, जो सक्षम है, उस वो चीज़ बनना चाहता है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये उससे रिलेटेड OB से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हैं, से थोड़े साइकोलॉजी टाइप। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल गिवन है और इसमें से ये पूछा है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। सबसे पहला है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन की इक्वली बराबर अच्छे से तरीके से हमने रेम्यूनरेशन जो सैलरी वगैरह है वो देना है श्रमिकों को। सेंट्रलाइजेशन का एक कंसेप्ट होता है कि हमने कब किन चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन रखना है और किन चीज़ों में डिसेंट्रलाइजेशन रखना है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, तो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड बात है ये सेंट्रलाइजेशन में ही बताई गई है और इसका नाम सिर्फ सेंट्रलाइजेशन ही है। तो डिसेंट्रलाइजेशन नाम से कोई प्रिंसिपल नहीं है हेनरी फ्योल का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट ए मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट इज कॉल्ड, यानी कि कितने सुबॉर्डिनेट्स को एक पर्टिकुलर जो सुपीरियर है या एक मैनेजर है वो उनको मैनेज कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल या डिसेंट्रलाइजेशन। मैनेजमेंट मतलब लोग रिसोर्सेज को और ह्यूमन बींग्स को अच्छे से मैनेज करना। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी जो पावर है, अधिकार हैं, वो ऊपर ही रखना, हायर वाले जो मैनेजर हैं वो अपने पास रखें, नीचे डेलीगेट ना करें, वो होता है सेंट्रलाइजेशन। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है कितना स्पैन को, कितने लोगों को एक पर्टिकुलर मैनेजर या एक अधिकारी जो है वो मैनेज कर सकता है, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो यही पूछा गया था हमसे कि जितने भी नंबर ऑफ सुबॉर्डिनेट को एक मैनेजर इफेक्टिवली डायरेक्ट कर सकता है उसको किस नाम से जानते हैं, वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, यानी कि हमारी जो पासबुक है उसके अंदर फेवरेबल बैलेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है कि डेबिट बैलेंस है कैश बुक का, डेबिट बैलेंस है पासबुक का, क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, या फिर क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का। तो अब देखो ये कैश बुक और पासबुक का क्या सिस्टम होता है। नॉर्मल हमारी जो कैश बुक होती है उसके अंदर अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब है फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि हमारे पास पैसे हैं, और उसका क्रेडिट बैलेंस है तो यानी कि उधार है हमारे पास, फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस है वो। तो सिंपल कैश बुक में तो ये होता है। बात करें पासबुक की, तो पासबुक क्या होती है? सबसे पहले तो यही बात करें,
पासबुक का मतलब है कि बैंक के साथ हमारे जितने भी लेन देन होते हैं उन लेन देनों की जो बैंक एक बुक बना के चलता है, तो वो होती है पासबुक। तो अब देखो बैंक के हिसाब से तो बैंक का जो डेबिट है वो बैंक का जो डेबिट होगा वो तो उसका फेवरेबल बैलेंस होगा। तो अब अगर बैंक का फेवरेबल है तो हमारे लिए अनफेवरेबल होगा, तो यानी कि हमारा जो डेबिट बैलेंस है वो क्या होगा, अगर मतलब पासबुक में डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो वो हमारे लिए क्या है, वो अनफेवरेबल है। और अगर बैंक के अंदर क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है तो यानी कि हमारे लिए वो फेवरेबल है। ठीक है, तो पासबुक में उल्टा होता है। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स, यानी कि पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस जो है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, कि हमारी जो पासबुक है उसमें क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट होगा तभी तो हम हमारे पैसे होंगे उस पासबुक के अंदर, ये होगा कि भाई हमारे पैसे हैं कुछ बैंक के पास। तो क्योंकि बैंक बनाता है ना पासबुक, तो बैंक बनाएगा, तो बैंक का क्रेडिट का बैलेंस का मतलब है बैंक को हमें पैसे देने हैं, बैंक को हमें पे करने हैं पैसे, हम मांगते हैं बैंक से पैसे, तो वही फेवरेबल बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो पासबुक का वो होता है फेवरेबल बैलेंस। नेक्स्ट है ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन डेट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो, यानी कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन जिसके अंदर जो हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है वो तो कम हो और जो करंट रेशियो है वो बढ़े। अब पहले पता होना चाहिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटीज का रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो का सीधा सा मतलब है डेट अपॉन इक्विटी। तो अब हमें बताना है कि इनमें से, इन ऑप्शंस में से ऐसा क्या ट्रांजैक्शन है जिससे ये जो डेट इक्विटी रेशियो है ये तो कम हो और जो करंट रेशियो है ये बढ़े। अब देखो करंट रेशियो कब बढ़ेगा, करंट रेशियो जब बढ़ेगा जब हमारी करंट एसेट्स जो है वो बढ़ेंगी, क्योंकि ऊपर वाला आइटम बढ़ेगा तभी तो पूरा वो बढ़ेगा, या फिर हमारी करंट लायबिलिटीज कम हो तो बढ़ सकता है करंट रेशियो। बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो ये कब कम होगा, ये कम होगा या तो हमारी इक्विटी बढ़े यानी कि नीचे वाली अगर टर्म बढ़ेगी तो रेशो घटेगा, या हमारे जो डेट हैं वो कम हो। तो अब हमें देखना है कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिससे करंट एसेट्स बढ़े या फिर इक्विटी जो है वो बढ़े, या हमारे जो डेट है वो कम हो और करंट लायबिलिटी जो है वो कम हो। तो ऐसा कोई टर्म या ट्रांजैक्शन जिससे इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा, ये इफेक्ट पड़ेगा, वो पर्टिकुलर जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्रीज करेगा डेट टू इक्विटी रेशियो को और करंट रेशियो को। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स इशू किए अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो जब डिबेंचर इशू करते हैं तो डिबेंचर्स इशू करते हैं तो डेट बढ़ेगा, तो डेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा डेट टू रेशो वो बढ़ेगा। लेकिन हमने तो पूछा गया है कि डेट रेशो कम होना चाहिए, तो पहला तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, यानी कि इक्विटी शेयर इशू किए गए कैश के फॉर्म में। तो देखो जब इक्विटी शेयर इशू हुए तो इक्विटी बढ़ी तो डेट टू इक्विटी रेशो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नीचे वाला आइटम जब बढ़ेगा तो रेशो क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। तो डेट टू इक्विटी रेशो तो डिक्रीज हो रहा है। फिर बात करें कि कैश के फॉर्म में इशू की, यानी कि इन शेयर्स को इशू करने से कैश आया। कैश क्या होती है, कैश होती है हमारी करंट एसेट्स, करंट एसेट होती है ना कैश। तो कैश आने से कैश बढ़ा तो करंट एसेट बढ़ेगी, तो करंट एसेट बढ़ेगा तो हमारा जो करंट रेशो है वो भी इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही से बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो है वो तो कम होगा और जो हमारा करंट रेशियो है वो बढ़ेगा। रीजन भी आपको पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर है हमारा से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। देखो इसको भी करते हैं सोल्व, पहले पढ़ ही लेते हैं स्टेटमेंट, इतना नहीं खुलेगा शायद। देखो एक्स और वाई है, शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट 7 और 3 के रेशो में, ठीक है। उन्होंने एडमिट किया जेड को 3/7 शेयर के लिए इन शेयर्स इन द न्यू फर्म विच ही टेक्स 27 फ्रॉम एक्स और 17 फ्रॉम वाई। नया रेशो हमें बताना है। अब देखो पहले से ये क्या कर रहे हैं, 7-3 रेशो में है। जड यहाँ पर आया कितने रेशो के लिए, 3/7 रेशो के लिए। फिर उस 3/7 में से ये 2/7 तो ले रहा है एक्स से और 1/7 ले रहा है वाई से। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम है ना, तो सीधा सीधा माइनस हो जाएगा। 7/10 एक्स का है, इसमें से 1/7 जो है वो किसने ले लिया, वो ले लिया जड ने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा 70 और 49 और 10, ये आ जाएगा 39/70।
ठीक है। उसके बाद बात करें वाई की, इसको अलग से स्लाइड पे समझा देते हैं ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं एक्स वाई जो है वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7/3 में, जेड को एडमिट किया 3/7 शेयर के लिए, और एक जो ये 3/7 है, ये जो जेड है वो 2/7 तो ले रहा है एक्स से और 1/7 ले रहा है वाई से। अब हमें नया रेशो निकालना है, तो अब देखो एक्स का और वाई का पहले रेशो कितना है 7 और 3 का है, यानी कि 7/10 और 3/10 है, तो एक्स का रेशो लेंगे 7/10, वाई का लेंगे 3/10। इसमें से इन्होंने जेड को कितना दिया, जो एक्स है उसने दिया 2/7, तो एक्स वाले में से 2/7 माइनस करेंगे। बात करें वाई की, तो वाई ने दिया है 1/7, तो 1/7 वाई वाले में से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 7/10 में से हम अगर माइनस करते हैं, यहाँ पर करते हैं 7/10 में से अगर हम माइनस करते हैं कितने 2/7, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 70 को, 70, ये हो जाएंगे 49 माइनस 20, तो 49 माइनस 20 यानी कि 29, तो 29/70 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने वाई का निकालना है कि 3/10 में से 1/7 को घटाना है, तो आ जाएंगे हमारे 11/70। बात करें जेड की, तो जेड का तो दे ही रखा है 3/7 है, तो 3/7 है, हमने कॉमन करना है 70, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 30/70। तो रेशो हमारा इन तीनों का जो नया रेशो है वो आ जाएगा 29:11:30। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो 29:11:30 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। अब देखो असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और पूछा है कि इसका रीजन जो है, इसका जो कारण है वो ये है या नहीं। तो पहले असर्शन पढ़ते हैं। इफ़ ए शेयर होल्डर, यदि एक शेयर होल्डर जो है फेल हो जाता है पे करने में, द अमाउंट ऑफ वन और मोर कॉल्स, इनकी जो कॉल्स मनी हम मंगवाते हैं, जैसे शेयर इशू करते हैं तो पहले एप्लीकेशन पे पैसे आते हैं, फिर अलॉटमेंट पे आते हैं और फिर कॉल्स पे आते हैं। ठीक है, तो अब एक शेयर होल्डर फेल हो गया क्या करने में, पैसे देने में कॉल्स के, एक से या उससे ज़्यादा के, तो कंपनी जो है वो फॉरफिट कर सकती है शेयर्स को, कि कंपनी अगर कोई शेयर होल्डर पैसे ना दे पाए कॉल्स के, तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर सकती है, यानी कि जो शेयर है उनको जब्त कर सकती है एक शेयर होल्डर के। तो ये बात बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। बात करें रीजन की, कि ये जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का कारण क्या होगा, इवन आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, यानी कि शेयर फॉरफीचर करने के बाद भी दैट शेयर होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंटिल द कंपनी रिसीव फुल अमाउंट ऑन शेयर्स। अब देखो यहाँ पर ये क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, एक मिनट थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, इकट्ठा दिख जाए, फिर इससे ज़्यादा नहीं जूम इन हो रहा। देखो ये रीजन बोल रहा है कि जब मतलब कंपनी जो है उसने शेयर फॉरफिट कर दिए, मान लो उसने कोई कॉल्स की पेमेंट नहीं करी तो शेयर फॉरफिट कर दिए। अब ये शेयर फॉरफिट करने के बाद भी जिस बंदे ने इन शेयर को खरीदा था वो ही शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल है बाकी के जो पैसे उससे ड्यू रह गए थे उनको देने के लिए, जब तक कंपनी उन शेयर्स के ऊपर पूरी अमाउंट रिसीव ना कर ले। तो यहाँ पर ये रीजन दिया गया है हमें ऊपर वाले स्टेटमेंट का। तो अब देखो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब तक मान लो 100 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं और इन पे 20 रुपये मिले नहीं थे, 80 दे दिए थे, उसने 20 रुपये नहीं दिए थे, तो इस वजह से कंपनी ने ये शेयर फॉरफिट किए। तो अब फॉरफिट करने के बाद भी जिस शेयर होल्डर ने इन शेयर को खरीदा था वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके पैसे देने के लिए कंपनी को। कब तक, जब तक हमें इन शेयर्स 100 शेयर्स को दोबारा री इशू करके इनके पूरे पैसे ना आ जाए, या फिर यही शेयर होल्डर्स जो है वो इसके ये जो बचे हुए 20 रुपये हैं ना देते तब तक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो शेयर होल्डर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जब तक हम इन 100 शेयर्स को दोबारा से री इशू करके इनके पैसे रिसीव ना कर ले कहीं और से या फिर उसी शेयर होल्डर से। तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही था, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट कोई रीजन या कारण दे रहा है ऊपर वाले स्टेटमेंट का? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इस ऊपर वाले में भी अलग बात बोली गई कि शेयर होल्डर अगर पैसे नहीं देता कॉल्स के तो उसके शेयर कंपनी फॉरफिट कर सकती है, और यहाँ पर बोला गया कि वो तब तक लायबल होगा जब तक कि कंपनी उन शेयर्स पे पूरी अमाउंट रिसीव ना कर ले। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे के कारण या एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, लेकिन जो रीजन जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 125। ये है हमारा डेटर्स प्रोविजन ऑफ डिस्काउंट्स डेटर से रिलेटेड। देखिए पढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी कि जो हम डेटर्स को डिस्काउंट देते हैं उसके लिए जो प्रोविजन मेंटेन करते हैं ये क्या है? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज है, रिवेन्यू पे इनकम है बिजनेस की, या नन ऑफ दीज। अब देखो, प्रोविजन ऑफ फॉर डिस्काउंट, यानी कि हम प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं। जो डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनको हमने उधार में कुछ दिया हुआ है, उनसे पैसे लेने हैं, डेटर्स हैं वो हमारे, उन डेटर्स को डिस्काउंट देने के लिए हम एक प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन यानी कि भाई अगर डिस्काउंट वगैरह देनी पड़ी तो कम पैसे जो रिसीव होंगे उसके लिए प्रोविजन। तो ये क्या है? एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, चार्ज ऑन रिवेन्यू है, या फिर इनकम है। इनकम का मतलब तो सीधा सा भाई कहीं से इनकम जनरेट हो रही है, कोई बिजनेस में पैसे आ रहे हैं वो इनकम होती है। तो यहाँ पर तो कोई पैसे आने की बात नहीं है, डिस्काउंट के लिए प्रोविजन है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर 1 की और 2 की, तो यहाँ पर बोला गया है कि एप्रोप्रिएशन है या फिर चार्ज है। अब ये दो टर्म होती हैं, इनको समझना जरूरी है। जो प्रॉफिट होता है हमारा, उस एक तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है और एक प्रॉफिट पे चार्ज होता है। इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है? देखो, चार्ज का मतलब है कि उस प्रॉफिट का एक मतलब उस पर्टिकुलर खर्चे की वजह से ये जो प्रॉफिट है हमारा ये घट रहा है, ये कम हो रहा है। जैसे कॉस्ट होती है, तो कॉस्ट क्या है? एक चार्ज है प्रॉफिट के ऊपर। बात करें प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन की, तो इसका मतलब है कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है उसको कैसे हम अलग अलग पार्टीज में, अलग अलग रिसोर्सेज में उसको बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे हम हमारे पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स का के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो P&L अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट या लॉस निकाला है उसको प्रॉपरली सारी चीज़ों के अंदर बांटने, मतलब सारे पार्टनर्स हैं उनके अंदर बांटने के लिए वो होता है एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर हम डिबेंचर जो डेटर्स हैं उनको डिस्काउंट देने के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये तो एक वो है ना, हमारा एक खर्चे की जैसे है। यहाँ पर हम हमारे प्रॉफिट्स को बांटने से रिलेटेड तो कोई काम नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ये चार्ज है रिवेन्यू के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग में। यहाँ पर लिस्ट गिवन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और हमसे पूछा गया है कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है वो किससे रिलेटेड है। तो अब देखो, सबसे पहले दिया हुआ है AS 9 की, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन से। ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको स्टैंडर्ड्स याद हैं कि ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड इस चीज़ से रिलेटेड है तो कर सकते हो आसानी से। तो AS 9 जो है वो होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड। AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो होता है प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट से रिलेटेड। बात करें AS 16 की, या इनकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 16 है वो रिलेटेड है बोरोइंग कॉस्ट से, और जो AS 17 है वो रिलेटेड होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग से। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर अगर हम देखें, A में भी 1 है, B में भी 2 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। इसके अंदर ये है हमारा पार्टनर से रिलेटेड। ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी कि एक पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं आर शोन इन द ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट टू बी ओपन, यानी कि जब एसेट्स और लाइबिलिटी को हम उनकी पुरानी ओल्ड वैल्यूज़ के ऊपर शो करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है? कब? एक रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे पार्टनर्स की। तो देखो, जब हमारे पार्टनर्स जो है वो रिटायर होते हैं या कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे हम हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं उनका देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टनर का क्या हिस्सा था एसेट और लाइबिलिटी में, तो उसके लिए अलग अलग अकाउंट खोले जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि जब एसेट लाइबिलिटी को उनकी पुरानी वैल्यूज़ पे दिखाया जाता है तब कौन सा अकाउंट खोला जाता है? P&L अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट। तो P&L अकाउंट तो हम प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए करते हैं, यहाँ पर तो कोई इसका रोल नहीं है। बात करें रिवैल्यूएशन अकाउंट की, तो इस अकाउंट को भी खोला जाता है जब हम हमारी जो एसेट और लाइबिलिटी हैं उनको रीवैल्यू करते, देखते हैं कि अब बुक्स में हमने इनकी क्या वैल्यू लिख रखी थी, एक्चुअल में अब इनकी क्या वैल्यू है। तब जब हम रीवैल्यू करते हैं, ये भी खोला तो तभी जाता है जब रिटायरमेंट या डेथ होती है किसी पार्टनर की, तब हम रीवैल्यू करके देखते हैं कि क्या एसेट और लाइबिलिटीज़ की जो वैल्यू है वो बची हुई है। तो उस बेसिस पे हम फिर आगे अलग सारे पार्टनर्स को उनको अलग अलग हिस्सा बांटते हैं। बट बात करते हैं, बट यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? यहाँ पर बोला गया है कि एसेट और लाइबिलिटी को शो किया जाता है उनकी पुरानी वैल्यूज़ में। तो हम देखो, जब हम उनकी रीवैल्यू करते हैं, नई वैल्यू करते हैं, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। लेकिन जब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पुरानी वैल्यूज़ पर ही शो किया जाता है तब खोला जाता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमसे पूछा गया है। सबसे पहला है एक्रूअल कंसेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस, की जो एक्रूअल कंसेप्ट है वो इम्प्लाई करता है कैश बेसिस को, तो ये तो बिल्कुल दिख ही रहा है गलत है, क्योंकि दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है एक्रूअल बेसिस और एक होता है कैश बेसिस, तो ये एक्रूअल को ही कैश में इंक्लूड कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। बैंक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, की जो बैंक अकाउंट होता है वो एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट देखो, अब अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं, एक होते हैं पर्सनल अकाउंट, एक होते हैं रियल अकाउंट और एक होते हैं नॉमिनल अकाउंट। ये तीन मेन कैटेगरी होती है अकाउंट्स की। पर्सनल अकाउंट जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, कोई फर्म, कंपनी उससे रिलेटेड है। रियल अकाउंट जो होते हैं हमारे एसेट्स वाले अकाउंट्स, और नॉमिनल अकाउंट होते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट्स, जिनको हम नाम मात्र के खाते भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है बैंक अकाउंट। अब देखो, बैंक किसी एक पर्टिकुलर बैंक, किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर कंपनी टाइप है, एक संस्था है बैंक, तो उस बैंक अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है। वो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट नहीं होता। रियल अकाउंट होते हैं एसेट्स, एसेट्स के जो अकाउंट है उनको बोलते हैं रियल अकाउंट। तो स्टेटमेंट 2 भी जो है वो गलत है। बात करते हैं थर्ड की, लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट, की जो लेजर है, जो खाता बही है, वो एक सेट ऑफ अकाउंट्स है। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि लेजर क्या होती है, लेजर बुक्स, जो अकाउंट्स, अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं उनको इकट्ठे नाम से जानते हैं, जिसको हम लेजर बोलते हैं। तो लेजर एक सेट ऑफ अकाउंट्स है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 129। 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम सब टीनेट्स, सब टीनेट से हमें 5,000 रुपये रिसीव हुए फॉर रेंट एंड एंटर करेक्टली इन द कैश बुक इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। अब देखो, किराए के हमें 5,000 रुपये जो है वो प्राप्त हुए, और इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने एंटर कर दिया। अब देखो, ये सब टीनेंट से प्रोवाइड हुए हैं। सब टीनेंट का मतलब है हमने किराए पे एक बिल्डिंग ले रखी थी, इसको हमने फिर फर्दर किराए पे दे दिया, तो वो हो गया सब टीनेंट। यानी कि किराए पे हमने खुद ने किराए पे ले रखी, फिर उसको आगे फिर किराए पे दे दिया, तो वहाँ से जो पैसे मिले वो। अब ये जो 5,000 रुपये हमें रिसीव हुए थे सब टीनेंट से रेंट के लिए, इनको हमने करेक्टली सही से एंटर कर दिया कैश बुक में, यानी कि इनकी एंट्री कैश बुक में तो अच्छे से कर दी। बट उसके अलावा अब जैसे देखो, अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम होता है, दो जगह पे अकाउंटिंग होती है। ये 5,000 कैश में रिसीव हुआ तो कैश बुक में तो एंट्री होगी, वो तो सही होगी, लेकिन हमने उसके अलावा एंट्री क्या कर दी, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द रेंट अकाउंट, यानी कि जो रेंट अकाउंट है उसके डेबिट में इसको पेस्ट कर दिया। और अब इस पर्टिकुलर गलती की, इस पर्टिकुलर एरर का हमारे ट्रायल बैलेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है कि जो डेबिट है हमारा वो ज़्यादा हो जाएगा 10,000 से क्रेडिट से, यानी कि जो डेबिट टोटल है वो ज़्यादा होगा 10,000 देन क्रेडिट टोटल। नेक्स्ट है कि जो डेबिट वाला जो टोटल है वो ज़्यादा होगा 5,000 क्रेडिट टोटल से, या फिर जो एंट्रीज है वो अदर द सब्जेक्ट टू अदर एंट्रीज बीइंग करेक्ट द टोटल वैगनी, यानी कि और एंट्रीज की वजह से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर नन ऑफ दीज। अब सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जब ये रेंट के पैसे मिलते हैं तब क्या एंट्री होनी चाहिए। तो देखो, जब रेंट के पैसे मिलते हैं तो कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू रेंट अकाउंट, रेंट के पैसे हैं ना, तो टू रेंट अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट। अब ये बोल रहे हैं कि कैश अकाउंट में, कैश बुक में हमने सही एंट्री कर दी, लेकिन ये जो रेंट अकाउंट है जिसको क्या करना था, क्रेडिट करना था, इसको डेबिट कर दिया 5,000 से। तो अब ये 5,000 से क्या हो गए, डेबिट हो गए, करना क्या था, क्रेडिट। तो 5,000 तो वैसे ही क्रेडिट कम है, तो 5,000 वैसे ही कम हो गए क्रेडिट। फिर बात करें डेबिट की, कि डेबिट साइड 5,000 और भी एक्सट्रीम हो गई, मतलब गलती से जो करे हैं, तो टोटल वैसे देखें तो जो डेबिट साइड है वो कितने से ज़्यादा शो करेगी, 10,000 से ज़्यादा शो करेगी, क्योंकि 5,000 तो हमने क्रेडिट नहीं किए, क्रेडिट कम है 5,000 से, और 5,000 से हमने डेबिट को ज़्यादा कर दिया, तो टोटल डेबिट और जो क्रेडिट है उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, वो होगा 10,000 का। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। द डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर बाय 10,000 देन द क्रेडिट टोटल। ओके,
नेक्स्ट है रेशो से रिलेटेड। यहाँ पर दिया हुआ है हमें करंट रेशो जो कि है 4-5, क्विक रेशो गिवन है 5-7, इस साइड दिख रहा है सही से, और जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो है 3,50,000। हमने निकालनी है इन्वेंट्री। अब देखो ये इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं। करंट रेशो का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट रेशो यानी कि करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। उसके अलावा हमें दे रखा है क्विक रेशो। क्विक रेशो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो नीचे तो करंट लाइबिलिटी लेनी है, ऊपर है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स। अब करंट एसेट और क्विक एसेट्स में क्या डिफरेंस होता है? इनके बीच का डिफरेंस होता है इन्वेंट्री, यानी कि जो इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो होता है डिफरेंस करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का। करंट यानी कि सारी करंट एसेट आती है, क्विक या का मतलब बहुत ही ज़्यादा लिक्विड एसेट जिसमें से हम स्टॉक को घटा देते हैं, इन्वेंट्रीज को घटा देते हैं। तो करंट एसेट और क्विक एसेट के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है? इन्वेंट्री है। अब हमें सवाल में गिवन है रेशो गिवन है इन दोनों के, उसके अलावा हमें गिवन है जो हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो गिवन है 3,50,000। हमें बतानी है इन्वेंट्री। तो अब देखो अगर हम ये ले करंट रेशो लें जो कि है 4 और 5, यहाँ पर 5 की वैल्यू हमें गिवन है क्या? 3,50,000, यानी कि 5 की वैल्यू 3,50,000 है। तो हम 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको 5 से भाग करेंगे और 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 35 7 चौक 28, 2,80,000 की आ जाएंगी हमारी करंट एसेट्स। इसी तरीके से हम इस रेशो के अंदर पुट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो 7 है ये क्या है? 7 है ये हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर 3,50,000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25, 2,50,000। तो 2,50,000 आ जाएंगी हमारी क्विक एसेट्स। ठीक है, 2,50,000। तो अब ये 2,50,000 क्या है? क्विक एसेट है, और 2,80,000 क्या है? ये है करंट एसेट। तो करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स को घटा देंगे तो क्या बच जाएगी? इन्वेंट्री। तो 280 में से 2,80,000 में से 2,50,000 घटा देंगे तो बचे कितने? 30,000। ये 30,000 क्या है? ये 30,000 है हमारी इन्वेंट्री, क्योंकि करंट एसेट्स में से अगर इन्वेंट्री घटाते हैं तो वो आती है क्विक एसेट्स। तो अब हमारे पास क्विक एसेट भी है, करंट भी है, तो इन्वेंट्री आ जाएगी कितने की? 30,000 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यहाँ पर कंपनी जो है उसके फॉर्मेशन की सीक्वेंस हमसे पूछी गई है कि सबसे पहले कंपनी कैसे बनती है, तो क्या फर्स्ट स्टेप होता है, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है सबसे पहले प्रमोशन होता है, फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होती है और फिर इनकॉर्पोरेशन होता है। अब देखो प्रमोशन का मतलब है कि जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के जो एक्चुअल क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कंपनी क्रिएट है, वो उसको प्रमोट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, मतलब उसको फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। तो अब रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले होता है फिर बिजनेस स्टार्ट होता है। बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो यहाँ पर बोल रहे हैं पहले प्रमोशन होगा, फिर इनकॉर्पोरेशन होगा, इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन की कितनी कैपिटल वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी, फिर होगा बिजनेस की स्टार्टिंग, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये बिल्कुल सही स्टेप बता रहा है कंपनी के क्रिएशन के। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखें तो देखो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन होगा पहले। तो पहले से ही कैपिटल कहाँ से बन जाएगी? पहले तो कंपनी का प्रमोशन होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, फिर कैपिटल की और बिजनेस की स्टार्टिंग की बात आएगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। अब देखो रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है उसको किराया दिया गया, तो किराया अब जब जो मालिक है उसी को किराया दिया गया तो उसको तो हम रेंट अकाउंट में नहीं डालेंगे ना। तो यहाँ पर बोल रखा है कि उसको रेंट अकाउंट में डालना चाहिए, क्योंकि मकान मालिक को किराया दिया गया है तो उसको तो एक तरह से हम ड्राइंग्स मान सकते हैं। मतलब मकान मालिक को दिया गया किराया है, तो मकान मालिक को किराया दिया गया है तो वो तो उससे रिलेटेड किराया है तो उसको ड्राइंग्स मान सकते हैं, रेंट अकाउंट में तो नहीं डालेंगे। नेक्स्ट है ऑन अ परचेज ऑफ ए फर्नीचर अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। यानी कि हमने क्या किया, फर्नीचर को खरीदा और फर्नीचर को खरीदने के बाद उसकी रिपेयर पे कुछ खर्चा किया। तो अब देखो फर्नीचर क्या है, एक एसेट है, एसेट के ऊपर जो भी खर्चा वगैरह होता है वो सारा उस एसेट की वैल्यू के अंदर ऐड होता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि फर्नीचर के परचेज करने के बाद जो रिपेयर का जो खर्चा था उसको रिपेयर अकाउंट में डाल दिया, तो रिपेयर अकाउंट में तो नहीं जाएगा, उसको तो फर्नीचर अकाउंट में ही डालना था। तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट है
वहन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट इज ओपन, यानी कि जब हमें पता चला कि हमने क्या गलतियां की हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर, और वो जो अकाउंट मतलब एरर है, गलतियां जो है वो हमने डिटेक्ट की, पता लगाया उनका, कब? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तब हम सस्पेंस अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं उन गलतियों को ठीक करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमें पता चल जाए क्या गलतियां हैं तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में ही ठीक कर देंगे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चले कि ये गलतियां हो गई थी, हमसे एरर्स हो गई थी अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते टाइम, तब हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और उसके थ्रू उनको सही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। इफ एरर आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, की ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमने गलतियों को ढूंढा, देन ऑल द एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट, तो सारी जो गलतियां हैं उनको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही हम ठीक करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? देखो, ट्रायल मतलब दो तरह की गलतियां होती है। एक होती है जिससे ट्रायल बैलेंस के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है, और एक होती है जिसका ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब जो गलतियां हमने निकाली कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद निकाली, और उन गलतियों से ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता था, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक करेंगे। लेकिन जिस गलतियों का ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उन गलतियों को हम सस्पेंस अकाउंट से सोल्व नहीं करेंगे, उसको तो वैसे ही सिंपल एंट्रीज करके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये बोला कि सारी गलतियों को सस्पेंस अकाउंट्स के थ्रू ही ठीक किया जाएगा। तो सारी गलतियों को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ठीक नहीं किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं गलतियों को किया जाएगा जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती थी, क्योंकि उनके लिए हमने सस्पेंस अकाउंट खोला। क्योंकि अब देखो, जरूरी नहीं है कि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हो वही गलतियां हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइंड आउट करें। और भी गलतियां, और तरह की भी गलतियां जो उसको अफेक्ट नहीं करती, वो भी हो सकती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है और 4 जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि सभी गलतियों को हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं करते। अगर हम ज़्यादातर सस्पेंस अकाउंट में वो एंट्री करते हैं जहाँ पर एक एंट्री गलत होगी हो, जैसे कि हमने कैश में कोई भी परचेज किया था, तो कैश वाली एंट्री सही कर दी और परचेज वाली नहीं करी, तो तब हम परचेज वाली एंट्री करेंगे और साथ में उसको सस्पेंस अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, तभी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होगा। लेकिन अगर हम कैश वाली और परचेज वाली दोनों ही करने भूल गए, तो हम एक दूसरे की प्रॉपर एंट्री करेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट की यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये भी तो केस हो सकता है। तो इसलिए 4 जो स्टेटमेंट है वो गलत है और 3 जो है वो ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट है पार्टनर्स का, वो क्या होता है, किस तरह का अकाउंट है, नॉमिनल है, मेमोरेंडम है, एसेट अकाउंट है, या नन ऑफ दीज है। अब देखो, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब है कि पार्टनर्स ने मिलकर इकट्ठी एक लाइफ पॉलिसी उन्होंने ले रखी है। तो देखो, पॉलिसी ले रखी है तो यानी कि एक तरह से उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई है कि इन फ्यूचर उनको अगर कोई भी कुछ भी नुकसान होता है तो उसके लिए पैसे मिल जाएंगे। तो एक एसेट की जैसे है, तो ये क्या होगी, एक एसेट अकाउंट होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश, यानी कि इनमें से कौन से ट्रांजेक्शन की वजह से कैश का फ्लो होगा। कैश का फ्लो मतलब है कैश बिजनेस में आएगा या फिर कैश बिजनेस से जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है डिपॉजिटेड 20,000 इनटू बैंक, यानी कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए 20,000। तो अब देखो, जब हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक अकाउंट का मतलब ही हम कैश कंसीडर करके चलते हैं, एक स्टॉक हमारे पास है। तो बैंक से हमने कैश कैश से हमने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो ये इससे कोई फ्लो नहीं हुआ, बिजनेस से बाहर नहीं गया ये पैसा, ये भी हमारा ही था, ये भी हमारा ही था, हमारे पास ही रहा, तो फ्लो नहीं हुआ। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 7,400 एट ए लॉस ऑफ 900, यानी कि 7,400 का हमने फर्नीचर बेचा नुकसान पे 900 रुपये के। तो अब देखो, जब फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर हमारी एसेट है, वो हमारे पास से जाएगी, वो कम होगी। ठीक है, जाएगी और आएगा क्या, कैश। अब देखो, 7400 900 नुकसान पे बेचा है, लेकिन नुकसान के बाद भी पैसे तो आएंगे, कैश तो आएगा ही, तो यानी कि कैश का इनफ्लो हुआ। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो है उससे क्या होता है, कैश का फ्लो होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, और इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कन्वर्टेड 1,09% डिबेंचर्स इंटू इक्विटी। अब देखो, डिबेंचर्स जो है उनको हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमारा लोन से हमारी कैपिटल में कन्वर्ट होगी, तो ना तो कैश आया ना ही कैश गया। नेक्स्ट विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 25,000, 25,000 रुपये हमने बैंक से निकलवाए, तो बैंक भी हमारा ही था और कैश भी अभी हमारा ही है, तो दोनों इनसे निकलवाए, तो बिजनेस से बाहर तो नहीं गए, ना ही बाहर से कोई पैसे आए हैं, तो ये भी पर्टिकुलर फ्लो ऑफ कैश नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135।
द सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट में बी यूटिलाइज्ड बाय ए कंपनी फॉर, कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, इस रिजर्व की जो अमाउंट है उसको एक कंपनी किस चीज़ के लिए यूज कर सकती है? राइट ऑफ करने के लिए, एनी लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी कि कोई स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट हमने बेची, उसके ऊपर जो लॉस हुआ उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, या कोई ऐसा लॉस रेवेन्यू नेचर के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, या जो एक्सपेंसिज या डिस्काउंट है ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स उसको राइट ऑफ करने के लिए, या सभी के लिए। तो अब देखो, जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व होता है उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ही यूज किया जा सकता है। जैसे कि अगर कंपनी ने जब शेयर या डिबेंचर्स इशू किए तो उसके टाइम पे जो इशू एक्सपेंसिज हुई, जिसको हम प्रमोशन से रिलेटेड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस ये भी बोल सकते हैं, यानी कि कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे या शेयर्स के इशू के टाइम पे जो एक्सपेंसेस हुई वो। उसके अलावा जो हम डिबेंचर्स पे और शेयर्स पे डिस्काउंट देते हैं, तो ये डिस्काउंट भी एक लॉस ही होता है, इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो इन चीज़ों के लिए हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, ना कि इन सब चीज़ों के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज नोन एज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर। अब देखो, जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है क्यों बनाते हैं हम, कि हमारा जो बिजनेस के अंदर कितना कैश गया है, कितना आया है, कहाँ कहाँ से गया है और कहाँ कहाँ से आया है, इन सारी चीज़ों की डिटेल होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम हमारी जो फ्लो है उसको समझने के लिए बिजनेस की एक्टिविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कि इन 3 एक्टिविटीज़ के थ्रू जितना भी कैश आया या गया है बिजनेस से उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर वो 3 एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके अंदर हमारे जो मेन ऑपरेशन है, जिस पर्पज़ के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, उस मेन ऑपरेशन की वजह से जितना भी कैश बिजनेस में आया है या जितना भी कैश बिजनेस से गया है, उसका उससे रिलेटेड जो भी फ्लो है उसको लिखते हैं हम ऑपरेटिंग में। फिर आती है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से रिलेटेड। तो इन्वेस्टिंग का मतलब है जहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट इन द सेंस हमने कोई एसेट खरीद रखी है, कहीं पे पैसे शेयर्स वगैरह में पैसे लगा रखे हैं, तो वहाँ से जो भी हमारी रिटर्न आएगी, जहाँ से कैश का फ्लो होगा, जैसे कि एसेट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें वो इन्वेस्टिंग में। बात करें फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग का मतलब है हमने जो भी लोन वगैरह ले रखी है, पैसे ले कहाँ से रखे हैं बिजनेस में, यानी कि हमने कोई शेयर्स के थ्रू पैसे ले रखे हैं, डिबेंचर्स के थ्रू ले रखे हैं, कोई लोन ले रखा है, तो ये जो चीज़ें हैं इनसे रिलेटेड जो भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पर हमें बोला गया है हमें डिविडेंड मिला है। अब देखो, डिविडेंड किस चीज़ पे मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा हमें हमारे उसके ऊपर, हमारा हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे तो वहाँ पे मिलेगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे मिलेगा। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये होती है एसेट। तो एसेट से रिलेटेड यानी कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया कि डिविडेंड के पैसे हमें मिले हैं, तो ये कौन से उसमें आएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ के टाइप में आएगा? ये आएगा इन्वेस्टिंग में। फिर यहाँ पर बोला है कि अदर देन फाइनेंसिंग इंटरप्राइज। अभी इसका क्या मतलब है? फाइनेंसिंग इंटरप्राइज, अब देखो 2 तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल बिजनेस, जो किसी उनका जो मेन पर्पज है बिजनेस का वो कोई और चीज़ के लिए होता है, और एक होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे बैंक वगैरह है या एनबीएफसीज है, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनका तो काम ही क्या होता है? इनका तो काम ही होता है लोन लेना और देना। तो अब लोन लेने और देने से रिलेटेड तो इनका यानी कि जो मेन ऑपरेशंस हैं वो किससे रिलेटेड है? फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इनका ये जो डिविडेंड देना और लेना जो है वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज से दूसरा अगर कोई बिजनेस है तो वो अगर डिविडेंड रिसीव करता है तो वो किस में आएगा? तो वो आएगा हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 पे। इन द अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट के अब्सेंस में, मान लो कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस एग्रीमेंट के एब्सेंस में जो इंटरेस्ट है लोन पे एक पार्टनर को, वो किस रेट से रिसीव होगा? देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया है सवाल के अंदर। यहाँ पर नॉर्मली जो है वो 6% रेट से मिलता है। अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो 6% रेट से लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को। लेकिन यहाँ पर बोला गया है 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट, उसके बाद 12% सिंपल इंटरेस्ट, फिर है 0.50% पर मंथ सिंपल इंटरेस्ट, या नन ऑफ दीज। देखो, सीधा अगर हम देखते हैं ऑप्शन को तो ऑप्शन नंबर 1 पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इन्होंने ईयर वगैरह मेंशन नहीं की कि ये 6% कैसे देना है, पर मंथ देना है, पर ईयर देना है, ऐसे कुछ मेंशन नहीं किया। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर बोला इन्होंने 0.5% पर मंथ। तो पर मंथ ये हो गया, तो 12 के हिसाब से करेंगे तो 12×5 = 60, तो ये हो गया पूरा 6% पर एनम। तो जो आंसर किया फाइनल के आंसर के उसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को राइट आंसर, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को राइट आंसर माना गया है इस क्वेश्चन का, 0.50%। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो ध्यान से करना है कि भाई यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है या नहीं की है, इस तरीके से।
नेक्स्ट है गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 138। नेचर ऑफ गुडविल हुज वैल्यू इज द हाईएस्ट, यानी कि वो कौन सी गुडविल होती है जिसकी वैल्यू जो हाईएस्ट होती है। यहाँ पर दिया हुआ है रेट गुडविल, कैट गुडविल, डॉग गुडविल और एलिफेंट नेचर। तो ये एलिफेंट नेचर नाम से कोई गुडविल नहीं होती, ये तीन होती है। रेट गुडविल होती है, कैट गुडविल होती है और डॉग गुडविल होती है। गुडविल आपको नॉर्मली पता होगा क्या होती है। गुडविल मतलब ख्याति कि किसी की कितनी गुडविल है, मतलब उसका कितना नाम है, उसकी कितनी रेपुटेशन है एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो अब ये अलग अलग होती हैं। सबसे जो बेटर है, सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू की, जो सबसे अच्छी जो गुडविल मानी जाती है वो होती है कैट गुडविल। हमारे सवाल में भी यही पूछा गया है कि हाईएस्ट वैल्यू की गुडविल कौन सी होती है, वो होती है कैट गुडविल। अब ये होती क्या है, अब देखो कैट गुडविल का मतलब है कि जो कस्टमर है, गुडविल का मतलब यही है कि लोगों के अंदर उस पर्टिकुलर बिजनेस की कुछ रेपुटेशन है, भाई ये पर्टिकुलर बिजनेस है, इस चीज़ में बेटर है, इस चीज़ में बेटर है, इस तरीके से इमेज बनी हुई होती है, उसी को गुडविल बोलते हैं। तो कैट गुडविल का मतलब है जब जो कस्टमर है वो उनका जो कंपनी है, उस कंपनी के जो ब्रांड है या उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसके एक तरह से उसके लिए अगर वो लॉयल है, यानी कि वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई इस कंपनी का ये प्रोडक्ट है या ये ब्रांड है, ये हमारे लिए अच्छा है, इसलिए हम इसी को खरीदते हैं। तो वो जो गुडविल है उसको हम बोलते हैं कैट गुडविल, यानी कि जहाँ पर वो लॉयल होते हैं कंपनी के ब्रांड और प्रोडक्ट के लिए, वो होती है कैट नेचर गुडविल। बात करें डॉग की, तो यहाँ पर अगर जो कस्टमर है वो उस जो भी कंपनी है, उस कंपनी को जो चलाने वाले जो बिजनेसमैन है, जो उसके मालिक हैं, उनके प्रति लॉयल हो कि भाई ये कंपनी इस बंदे की है, इसलिए हम इस कंपनी के सामान को खरीदते हैं। तो यानी कि वो उस पर्टिकुलर कंपनी की रेपुटेशन कैसी बनी हुई है, डॉग नेचर की। फिर होती है रेट नेचर। रेट नेचर का मतलब है ना ही तो वो जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो उसके जो कंपनी का मालिक है, जो ओनर है, उसके प्रति लॉयल है, ना ही ब्रांड्स वगैरह हैं उनके प्रति लॉयल है। मतलब कोई एक डेफिनेट चीज़ नहीं है जिसके प्रति लॉयल है, तो वो होती है रेट गुडविल। ठीक है, तो ये तीन टाइप की गुडविल है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो बेटर जो गुडविल मानी जाती है, अच्छी जो गुडविल मानी जाती है, वो होती है कैट गुडविल या कैट नेचर गुडविल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 139। देखो यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल है। पार्टनरशिप अकाउंट ऑफ एक्स एंड वाई वर क्लोज्ड फॉर द करंट ईयर, यानी कि जो एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, इनके पार्टनरशिप अकाउंट को बंद कर दिया गया करंट ईयर के लिए। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, यानी कि उसके बाद में क्या डिस्कवर किया गया, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कि जो ड्राइंग्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया गया। तो अब ये जो गलती ये निकाली गई है, इसको ठीक करने के लिए हमने क्या कौन सा अकाउंट जो है उसको ओपन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 है P&L अकाउंट को, या फिर P&L अप्रोप्रिएशन को, P&L एडजस्टमेंट को, या नन ऑफ दीज। अब देखो P&L अकाउंट किस लिए खोलते हैं, P&L अकाउंट खोलते हैं प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट और लॉस। तो गलती को ठीक करने के लिए P&L अकाउंट को ओपन करेंगे, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है कि जो P&L अकाउंट से हमने नेट प्रॉफिट या लॉस निकाला है, इसको सारे पार्टनर्स में कैसे बांटा जाएगा, किस किस को क्या सैलरी देनी है, किसको कितना कमीशन देना है, और जो भी इंटरेस्ट वगैरह, कैपिटल है, ड्राइंग वगैरह, इन सारी चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। नेक्स्ट है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखो जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये बनाया जाता है एडजस्टमेंट के लिए, कि कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई या नहीं कर पाए, तो उसके लिए हम बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर भी एक गलती हुई है, इस गलती को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो है उसको ओपन किया जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ ए लाइबिलिटी टेक्स ओवर बाय द पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू, यानी कि जब डिजोल्यूशन हो रहा हो, एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, समापन के टाइम पे, ए लाइबिलिटी टेक्स ओवर बाय द पार्टनर, एक पार्टनर है उसने एक लाइबिलिटीज जो है वो ले रखी है, इज टू बी डेबिटेड टू, इसको डेबिट किया जाएगा किस अकाउंट के अंदर। अब देखो लाइबिलिटीज जो है वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर ली, तो इसको कहाँ पर हम डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट में, या फिर कैश और बैंक अकाउंट में। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट किस लिए खोलते हैं, जो एसेट्स और जो लाइबिलिटी हैं उनकी जो नई वैल्यू है उसको एडजस्ट करने के लिए, कि भाई अब उनकी रीवैल्यू क्या है, नई वैल्यूज उनकी एक्चुअल में जो वैल्यू और बुक वैल्यू है उनका कंपैरिजन करके जो एक्चुअल में अब करंट में जो वैल्यू है उसके ऊपर को लिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, तो वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जहां पर उनके कैपिटल शो की जाती है, उनको से क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या दिया जाएगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो अकाउंट है वो खोला जाता है उस टाइम पे जब पार्टनर्स मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, उसको डिसोल्यूशन होता है, उस टाइम पे सारे एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, कि भाई इन एसेट्स से हमें इतना इतना पैसा मिलेगा और इन पैसे को हमने इन लाइबिलिटीज़ का भुगतान करना है। तो अब पार्टनर्स की ने जो लाइबिलिटीज़ ले रखी थी उसको हम डेबिट करेंगे हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर।
ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर, की जो डेप्रिसिएशन है वो एक अमोर्टाइज एक्सपेंडिचर होता है। अमोर्टाइज का मतलब है कि जो खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है। तो डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास से समाप्त हुआ हुआ व्यय होता है, क्योंकि इसका जो खर्चा है, हमने एसेट खरीदी तभी ये पैसे या खर्चा जो है वो कर दिया था। अब तो डेप्रिसिएशन हम बांटने के लिए चार्ज कर रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट है स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली ऑन द बैलेंस शीट, यानी कि अगर जो स्टॉक है वो हमारा अपीयर हो रहा है ट्रायल बैलेंस, जो स्टॉक है एट द एंड यानी कि लास्ट में अगर अपीयर है वो ट्रायल बैलेंस में, तो इसको सिर्फ बैलेंस शीट में ही इसकी एंट्री की जाएगी, इसको बैलेंस शीट में ही लिखा जाएगा, हमारे जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें नहीं लिखा जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, इनको किसकी हेल्प से बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। तो कुछ आइटम तो हमारे ट्रायल बैलेंस में होते हैं और कुछ बाहर लिखे हुए होते हैं। तो जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे हुए हैं उनको सिर्फ हम बैलेंस शीट में ही लिखते हैं, और जो आइटम बाहर लिखे हुए हैं उनको या तो ट्रेडिंग में लिखेंगे या P&L में लिखेंगे, और साथ में बैलेंस शीट में भी उनकी एंट्री होगी। अब यहाँ पर पूछा गया कि स्टॉक जो है वो अपीयर है ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसको सिर्फ बैलेंस शीट में ही एंट्री उसकी होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। हमसे पूछा गया है सवाल में गलत क्या है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अनअफेक्टेड इन अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो स्थायी खर्चा है हमारा, वो अनअफेक्टेड रहेगी, यानी कि उसमें चेंज नहीं होगा एक पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये भी बात सही है कि फिक्स्ड कॉस्ट ये नहीं है कि बार बार में चेंज होती है, वो अनअफेक्टेड रहती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू, की जो हमारी स्थायी संपत्तियां हैं उसको हम बैलेंस शीट में उनके मार्केट वैल्यू के ऊपर शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग में एक कंसेप्ट होता है कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट नाम से एक कंसेप्ट होता है, जिसके बेस पे हमने जितने में भी वो एसेट खरीदी है उस वैल्यू पे हम उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सवाल का। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 है एज पर टेबल F द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज 12%, की जो भी कॉल्स एरियर रह गई, यानी कि जब हम शेयर वगैरह इशू करते हैं तो कॉल्स पे पैसे मंगवाते हैं, तो जो कॉल्स एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पे नहीं की वो एरियर रहेगी, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 12% की रेट से चार्ज होता है। फिर है कि जो कॉल्स इन एडवांस, यानी कि जिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पैसा दे दिया तो वो कॉल्स इन एडवांस होगी, उसके ऊपर हम ब्याज देते हैं 10% रेट से। नेक्स्ट है लॉस ऑन री इशू शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, की जो लॉस है री इशू के ऊपर वो एक्सीड ज़्यादा हो सकता है फॉरफिटेड अमाउंट से, कि जितना भी हमने अमाउंट फॉरफिट की है, जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो फॉरफिटेड की जो अमाउंट है उससे ज़्यादा एक्सीड कर सकता है लॉस। नेक्स्ट है स्वीट इक्विटी शेयर आर दोज विच आर इशू टू एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स एट अ डिस्काउंट, की स्वीट इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनको हम हमारे कर्मचारियों को, एम्प्लॉइज़ को या डायरेक्टर्स को देते हैं डिस्काउंट पे, सस्ते में। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सही क्या है, सही क्या है। अब हमारा कॉल्स इन एरियर की और इसकी बात करें, कॉल्स इन एडवांस की बात करें, तो देखो ब्याज हम इसके ऊपर देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पर रेट जो है वो अपोजिट बताई गई है। जो हमारा एडवांस होता है, एडवांस का मतलब क्या है कि शेयर होल्डर से हमें एडवांस में पैसा मिला है तो उसके ऊपर हम ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं, ज़्यादा इन द सेंस 12% देते हैं उसके ऊपर। और जो पार्टनर से शेयर होल्डर से जो एरियर है, जो कॉल्स, उसके ऊपर हम जो है वो 10% यानी कि कम रेट से चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, एरियर पे होता है 10 और एडवांस पे होता है 12%। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है। बात करें नेक्स्ट इसकी, कि जो फॉरफीचर अमाउंट है, कि जो लॉस है इशू पे वो एक्सीड कर सकता है फॉरफिटेड अमाउंट से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कि जो फॉरफिटेड अमाउंट है ना उसके ऊपर जो लॉस है वो एक्सीड नहीं कर सकता फॉरफिटेड अमाउंट से, उससे ज़्यादा डिस्काउंट पे हम उसको नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तीनों गलत है। तो ठीक कौन सा हो गया? फोर्थ। यहाँ पर बताया गया है स्वीट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। स्वीट इक्विटी शेयर यानी कि वही शेयर्स होते हैं जिसको हम हमारे जान पहचान वाले या जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको देते हैं डिस्काउंट के ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर हैवी डिस्काउंट दी जा सकती है। बाकी नॉर्मली हमारे जो शेयर है उनके ऊपर डिस्काउंट देना प्रोहिबिटेड है अंडर हमारे कंपनी एक्ट 2013, बट स्वीट इक्विटी शेयर्स पे आप डिस्काउंट दे सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143।
कंटीजेंट लाइबिलिटी इज शोन नोट बिलो एट द बैलेंस शीट। ये थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है ना, एक मिनट हिंदी में देखते हैं। संदिग्ध दायित्वों के चिट्टे में टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है, यानी कि जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं उसको शो किया जाता है, मतलब उसको बैलेंस शीट में जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो हमारी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, कंटीजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसी लाइबिलिटी जो इन फ्यूचर हमारी बन सकती है, अभी है नहीं। इनको हम कहाँ शो करते हैं? इनको हम बैलेंस शीट के नीचे एक नोट्स अकाउंट बनाते हैं, उस नोट्स अकाउंट मतलब नोट्स में अलग से शो करते हैं कि भाई ये हमारे कंपनी में इतनी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, यानी कि अभी है नहीं ये लाइबिलिटी लेकिन इन फ्यूचर में भी बन सकती है ये लाइबिलिटी, वो होती है कंटीजेंट लाइबिलिटी, तो उनको शो करते हैं। तो ये क्यों शो करते हैं? अब हमारे जो अकाउंट है उसकी बेसिक कुछ कन्वेंशन या कुछ कंसेप्ट हैं, उनके आधार पर हम इनमें से कौन सा कन्वेंशन है जिसको फॉलो करते हैं और ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है इसको हम शो करते हैं नोट्स में। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो अब देखो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर जो होता है, डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपने डिस्क्लोज करना है अपने अकाउंट्स में, तो वो जो इस पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है उसका पालन करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए हम हमारी जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है उनको भी शो करते हैं कि भाई हमारे बिजनेस में इतनी कंटीजेंट लाइबिलिटी है इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर या एट दिस पर्टिकुलर टाइम पे। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर जो है उसकी अंडर हम ये चीज़ें शो करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। यहाँ पर पार्टनर से रिलेटेड है XYZ, 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन इक्वल रेशो, आपस में बराबर में बांट रहे हैं। एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, तीनों आपस में प्रॉफिट जो है वो बराबर बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 2023 को उनकी जो कैपिटल अकाउंट है उनके बैलेंस हैं 50,000, 40,000 और 30,000। उसके अलावा उनकी जो निजी संपत्ति है, निजी यानी कि उनकी जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो है 20,000, 2,000 और 5,000। अब पूछा गया है कि फर्म में उनकी जो दायित्व है, उनकी जो लायबिलिटी है उसकी लिमिट क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाला है, बट आंसर की में इसको कुछ मतलब फाइनल आंसर की में भी इसको हटाया नहीं गया, सेम ऐसे ही दिया गया। यहाँ पर इन्होंने ये बता दिया कि XYZ 3 पार्टनर है। अब ये जो पार्टनर है इनकी कैपिटल दे दी कि इसकी 50,000 है, इसकी 40,000 है, इसकी 30,000 है, साथ में इनकी प्राइवेट एसेट्स भी दे दी कि प्राइवेट एसेट्स जो है वो एक के पास 20,000 हैं, एक के पास 2,000 हैं और एक के पास 5,000 हैं। तो अब इनसे पूछा है कि इनकी लायबिलिटीज़ की लिमिट क्या होगी, कि कितना कंपनी इनसे ले सकती है। तो हम जब पढ़ते हैं पार्टनरशिप अकाउंट तो उसमें पढ़ते हैं कि जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, उन्होंने जितने पैसे बिजनेस में लगाए हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे कंपनी के केस में जो मेंबर्स हैं उन्होंने जितने भी शेयर खरीद रखे हैं वहाँ तक उनकी लायबिलिटी होती है, क्यों तो वहाँ पर यानी कि एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। उनकी अगर लॉस हुआ है बिजनेस में तो उनकी प्राइवेट जो एसेट्स हैं, प्राइवेट जो उनकी संपत्तियाँ हैं उनको भी एक तरह से लिया जा सकता है, उनका भी यूज किया जा सकता है, उन तक भी वो लायबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब पूछा है कि पार्टनर्स की कितनी कितनी लायबिलिटीज जो है उसकी लिमिट होगी। तो लिमिट का मतलब यानी कि कितने तक उनसे पैसे ले सकते हैं। तो ये हम ले सकते हैं, जैसे देखो एक्स के पास 50,000 तो कैपिटल है, उसके अलावा उसने 20,000 उसकी प्राइवेट संपत्ति है, तो यानी कि एक्स की लायबिलिटी कितनी हो सकती है, 70,000 की। बात करें वाई की, तो वाई की कैपिटल है 40,000, उसके अलावा उसके 2,000 अलग से एसेट हैं, तो ये हो जाएगी 42,000। यानी कि एक्स की कितनी 70,000, वाई की 42,000 और इसी तरह से 30 इसकी ये है, 5 प्राइवेट प्रॉपर्टी है जेड की, तो ये हो जाएगी 35,000। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि एक्स जो है वो 70,000 तक के लिए लायबल हो सकता है, वाई 42,000 के लिए और जेड 35,000 तक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। अब देखो इसके अंदर है व्हेन वन पार्टी ग्रांट्स द राइट टू यूज द एसेट्स टू अदर पार्टी इन रिटर्न फॉर ए पीरियोडिक पेमेंट इज नोन एज। इनकी जब एक पार्टी, ठीक है, एक ए पार्टी है, ये बी पार्टी को क्या दे रही है, अपनी एसेट दे रही है, अपनी एसेट्स को यूज करने का अधिकार दे रही है। क्यों, किस लिए दे रही है, इसके बदले में ये से एक पेमेंट रिसीव करेगी, पीरियोडिक पेमेंट यानी कि महीने में, साल में ऐसे पेमेंट। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स या डेट। अब देखो डेट का मतलब है ऋण, उधार लेना, कर्ज, वो तो सिंपल सी बात होगी। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब है कि पब्लिक ने डिपॉजिट्स करवा रखे हैं कहीं पे पैसे, या वो डिपॉजिट करवाती हैं कंपनीज को या बैंकों को। फैक्टरिंग का मतलब होता है जो हम हमारे ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे BR, BP है, इनको एक तरह से बेच देते हैं
कैश जल्दी रिसीव करने के लिए, तो वो होता है फैक्टरिंग से रिलेटेड, यानी कि जो थोड़ी सी इलिक्विड एसेट है उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना, वो होता है फैक्टरिंग। तो ये पर्टिकुलर मतलब एक प्रॉपर पार्टीज होती हैं, उनके थ्रू ये सारा काम किया जाता है फैक्टरिंग का। ये भी एक पर्टिकुलर बड़ा कंसेप्ट है अलग से समझने में। बात करें लीज फाइनेंसिंग की, तो लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है, मान लो कोई ये बंदा है जिसमें ना इसका पास इतनी कैपेसिटी, इतनी कैपिटल नहीं है कि कोई एसेट खरीद सके, तो ये क्या करता है, ये एक एसेट को किराए पे ले लेता है। और अब एसेट को किराए पे लेगा तो किराया तो कम कम देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू अगर ये इस एसेट को खरीदता है तो उस पर ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो अब इसने अपने जो फाइनेंस की कमी है, इस कमी को कैसे पूरा किया, इसने एक लीज पे एक कोई संपत्ति या मशीनरी एसेट वगैरह है जो वो ले ली, जो इसके लिए यूज की थी, तो इसकी फाइनेंस वाली प्रॉब्लम दूर होगी, तो इसको बोलते हैं हम लीज फाइनेंसिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। यहाँ पर है ऑब्सोलेंस ऑफ ए डेप्रिकेबल एसेट्स में बी कॉज्ड बाय, यानी कि ऑब्सोलेंस मतलब उसका अप्रचलन हो गया, अब वो चलन में नहीं रही, उस ऑब्सोलेंस के एक एसेट्स के क्या कारण हो सकते हैं। तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन की जो विधि है उसमें सुधार हो गया, या फिर जो विधिक और अन्य प्रतिबंध है, यानी कि लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन की सरकार ने कानूनी रूप से उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब इसका यूज जो है वो आपको नहीं करना, या फिर जो चेंज है मार्केट डिमांड में वो हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर मशीन से या इक्विपमेंट से जो भी सामान बनता था उस प्रोडक्ट की अब डिमांड ही नहीं रही मार्केट में। तो ये यानी कि जो अप्रचलन है या ऑब्सोलेंस है उसके क्या कारण हो सकते हैं, तो ये सारे कारण हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकते हैं, या प्रोडक्शन के मेथड्स जो उत्पादन की जो विधि उसमें सुधार हो सकता है कि अब वो पुरानी वाली चीज़ें यूज ही ना होती हो, या सरकार भी किसी पर्टिकुलर मशीन वगैरह पे बैन लगा सकती है, या मार्केट में डिमांड ही चेंज हो गई है उस प्रोडक्ट की। तो ये सभी कारण हो सकते हैं कि जिससे एक एसेट जो है वो एक कोई संपत्ति एसेट जो है वो ऑब्सोलेंस या अप्रचलन में हो सकती है। तो सारे ऑप्शन सही है, तो नंबर 4 जो है ऑल A B C एंड D आर करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग वाला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असर्शन बोल रहा है कि इन अ डबल अकाउंट सिस्टम, यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम है हमारा डबल अकाउंट सिस्टम, उसके अंदर द फाइनल अकाउंट ऑफ ए कंपनी के फाइनल अकाउंट, दोहरा जो खाता प्रणाली है उसके अंदर कंपनी के जो अंतिम लेखे के टाइम पे जो परिसंपत्तियां हैं उनकी सच्ची हालत बताने में असफल रहते हैं। यानी कि हमारी जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर हम अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट यानी कि P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये होते हैं फाइनल अकाउंट। तो इन फाइनल अकाउंट्स जो है ये अनेबल होते हैं, ये सही से हमारी जो एसेट्स हैं उनकी कंडीशन को बता नहीं पाते। ठीक है, ये बात इसने पर्टिकुलर सेशन ने बोली है। अब इसका कारण ये क्या बताते हैं कि भाई ये क्यों, क्या कारण है कि ये सही नहीं बता पाते, क्योंकि जो कंपनी की संपत्तियां हैं वो पूर्णतः क्षीण हो जाने पर भी अपनी लागत मूल्यों पर दर्शाया जाता है। यानी कि अब कोई एक मशीनरी खरीदी थी, इसको खरीदा तो मान लो 10 लाख में था, आज 10 साल बाद इसकी जीरो वैल्यू है, यानी कि ये खराब हो चुकी है, बिल्कुल कोई यूज ही नहीं है इसका, फिर भी हम इसको कॉस्ट वैल्यू पे 10 लाख पे ही दिखा रहे हैं बैलेंस शीट में। तो इसलिए हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, जो फाइनल हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो सही से एसेट्स की वैल्यू को शो नहीं कर पाते, हम उससे सही कंडीशन पता नहीं कर पाते एसेट्स की। तो ये दोनों स्टेटमेंट बोल रहे हैं, और इसका कारण इन्होंने ये बताया कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को, तो इस वजह से सही से वो बता नहीं पाते एसेट्स की कंडीशन को। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बात भी सही है, क्योंकि हम डबल एंट्री में नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पे इंक्लूड करते हैं, तो मार्केट में क्या पता उस एसेट का क्या प्राइस हो, लेकिन हम अभी भी कॉस्ट प्राइस ही लेके चल रहे हैं। तो इस वजह से सही से एसेट्स जो है उनकी कंडीशन पता नहीं चल पाती। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A असर्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज सोन एज, यानी कि जो हमारे शेयर वारंट्स हैं उनके अगेंस्ट जो पैसा रिसीव हुआ उसको कहाँ शो करते हैं, शेयर होल्डर फंड में, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में, या अदर करंट लाइबिलिटी में। देखो जब हम कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें ऊपर लिखते हैं ये इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, नीचे लिखते हैं एसेट्स। तो ये जो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ हैं इसके अंदर सबसे पहला जो आइटम है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल कितनी है हमारी, उसके अलावा लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं, और एक तीसरा जो आइटम है वो लिखा जाता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यानी कि शेयर वारंट्स के अगेंस्ट हमें कितने पैसे रिसीव हुए। ये 3 आइटम लिखते हैं हम शेयर होल्डर फंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वहीं सही हो जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ, कि जो डेप्रिसिएशन है वो किसकी प्रोसेस है, एसेट्स की वैल्यूएशन की, एलोकेशन की, कॉस्ट की, या दोनों, या नन ऑफ दीज। देखो एसेट की वैल्यूएशन का मतलब है संपत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन तो ये नहीं होता। डेप्रिसिएशन का मतलब तो है कि जो हमने एसेट के ऊपर खर्चा किया है, इस खर्चे को जितने भी साल के लिए हम इस एसेट को यूज कर रहे हैं उन सालों में इसको बांटना। तो यानी कि कॉस्ट जो हुई है, जो खर्चा हुआ है एक एसेट के ऊपर, उसको एलोकेट करना, अलग अलग ईयर्स में बांटना कि जितने टाइम के लिए हम उस एसेट को यूज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 150। द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ, इनकी जो हमारी सेल्स बुक होती है उसका जो टोटल है उसको पोस्ट किया जाता है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ, यानी कि किस अकाउंट के क्रेडिट में उसको पोस्ट किया जाता है, डेटर अकाउंट में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, या नन ऑफ दीज। देखो सेल्स बुक जो है उसका बैलेंस हम कहाँ पोस्ट करते हैं, उसका तो हम सीधा ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, ठीक है। परचेज बुक का जो भी लेजर बुक्स हैं उनको सारे के बैलेंस ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ट्रायल बैलेंस कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे बोल रखा है डेटर्स अकाउंट में, सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में, तो इनमें से किसी में नहीं डालते, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है या आपको गलत लग रहा है, मैंने गलत बताया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर लिख के, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई टॉपिक को आपको डिटेल में करवाया जाए तो आप उस टॉपिक का नाम भी लिख के बोल सकते हैं, हम उसकी भी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।